स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको मालूम है कि हम आपके साथ में यूपीएससी के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं और डिटेल्स में एनालिसिस करने का प्रयास कर रहे हैं। तो जुड़ जाइए सभी विद्यार्थी, आपके पास में आई होप कि नोटिफिकेशन पहुंच गया होगा। देखिए, यूपीएससी के हम जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आपको कराते हैं, न केवल क्वेश्चन पेपर कराते हैं बल्कि उसका डेप्थ में और डिटेल्स में पूरा 360 डिग्री हम एनालिसिस करते हैं कि आंसर क्या बन सकता है, इसको स्किप किया जा सकता है कि नहीं, और उसके साथ साथ कौन से क्वेश्चन को पिक किया जा सकता है और कौन से क्वेश्चन को पिक नहीं किया जा सकता है। इन सभी पर हम आपके साथ में डिटेल्स में चर्चा करते हैं। और ये भी हम आपको बताते हैं कि देखो, अगर यूपीएससी का आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सोल्व कर पाते हैं और उसको ठीक से एनालिसिस कर पाते हैं, तो आप पाते हैं कि यूपीएससी का अगर एग्जाम हमें सर वास्तव में निकालना है तो उसके लिए हमें कुछ टेक्निक, कुछ ट्रिक, ये सब हमें क्या करनी होंगी, आवश्यक रूप से करनी होगी। तो उन टेक्निक, उन ट्रिक्स पर भी हम आपके साथ में काम करते हैं, उनको भी आपको सिखाने का प्रयास करते हैं। तो आ जाइए सभी विद्यार्थी, मैं एक बार चेक करके सेशन को शेयर कर दूं टेलीग्राम पे, ताकि सभी विद्यार्थियों को इन्फॉर्मेशन हो जाए कि क्लास आपकी स्टार्ट हो गई है, क्लास आपकी स्टार्ट हो गई है, ताकि सभी स्टूडेंट्स को ये पता चल सके। तो ये जो हमने आज आपके साथ में पेपर लिया है, ये पेपर है आपका 2025 का। आज क्लास नंबर इसका सेकेंड रहेगा, 2 रहेगा। तो आ जाइए सभी विद्यार्थी, हाँ जी सभी विद्यार्थी जुड़ जाइए, क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। बिल्कुल, चलिए सारी चीजें आपको एकदम विजुअल और ऑडिबल दिख रही है। उपमा, कैसे हैं विद्यार्थी, एकदम तैयारी अच्छी चल रही है कि नहीं? हाँ बोले सर, एकदम बढ़िया चल रही है, क्योंकि अब बिल्कुल एकदम से सर पे बैठा हुआ है प्रीलिम्स, और हमें ये सर का जो बोझ है सर थोड़ा सा हल्का करवा दीजिए। बस सीसैट आपने नहीं कराई है, क्लासेस सीसैट की ओर करा दीजिए, यही आपके मस्तिष्क में चल रहा होगा। 2025 और 24 का पेपर और 23 का सेकंड पार्ट भी जल्दी से हमारा कवर करवा दें, तो हम एक मोटिवेशन और एक हमारा जो अंदर से रहेगा कि हाँ अब हमारा सब कुछ हो गया और यूपीएससी के पैटर्न को समझ रहा है। देखो, जब मैं आपको 2025 का क्वेश्चन पेपर कराऊंगा तो मैं आपको एक्सपेक्टेड चीजें बताऊंगा कि ऐसे क्वेश्चन पूछने की संभावना है यूपीएससी के सीसैट में। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया। तो आगे बढ़ते हैं और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन लेते हैं, जैसे जैसे विद्यार्थी आते रहेंगे। चलिए देखिए, क्वेश्चन था आज की क्लास का 50 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 50 तक लास्ट क्लास ली थी हमने कल, तो इतना नहीं हो पाया था सेशन। ठीक है, 51 से हम स्टार्ट करेंगे आज की क्लास को। क्वेश्चन आपसे, क्वेश्चन क्या पूछा गया था? क्वेश्चन देखो पूछा गया था, पॉलिटी का क्वेश्चन था ये, और क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है, भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो पॉलिटी है, इंडियन पॉलिटी के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया, और कह रहे हैं उपयुक्त कथनों में से कौन सा ये से सही है। इस पर विशेष बल देना है आपको कि इसमें सही पूछा है कि गलत पूछा है, क्योंकि स्टूडेंट्स ये छोटी छोटी गलती आपके क्या है, नेगेटिव मार्केटिंग को और बढ़ा देती हैं। तो इन गलतियों को नहीं दोहराना है, इन गलतियों को एकदम नहीं करना है। तो देखो, अध्यादेश किसी केंद्रीय अधिनियम को संशोधित कर सकता है। हाँ बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि अध्यादेश संविधान का आर्टिकल 123 के तहत प्रेसिडेंट को राइट देता है, और 213 के तहत में किसको राइट देता है, गवर्नर राज्यपाल को यह अधिकार देता है। यदि कोई ऐसी काल समय परिस्थिति आ जाए जब संसद का शस्त्र या एक सदन या दोनों सदन चर्चाओं में ना हो या फिर चलायमान ना हो, तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति क्या करते हैं, अध्यादेश जारी करते हैं। वैसे ही राज्य का है तो वहां पर राज्यपाल अध्यादेश जारी करते हैं। अध्यादेश किसी मूल अधिकार को न्यून कर सकता है। न्यून मतलब कि कम कर सकता है, उसको मिनिमाइज कर सकता है, नहीं, ऐसा कदापि नहीं है। देखो, अगर आपको फंडामेंटल राइट्स, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक आप देखोगे, सुप्रीम कोर्ट को जाने के लिए करके आपका एक आर्टिकल है, आर्टिकल जो संविधान की आत्मा कहोगे आप, जिसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहोगे 32, तो यहां से आपको रिट पिटिशन का अधिकार होता है। तो स्टूडेंट्स इसकी बात कर ले तो मूल अधिकार केवल और केवल आप कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के माध्यम से कर सकते हो, अध्यादेश के माध्यम से आप उनको कम नहीं कर सकते। यहां पर सेकंड गलत था, और यदि आपका सेकंड स्टेटमेंट गलत था तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इसमें राइट आंसर आप इजीली वे में क्या थे, निकाल सकते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट से ये कि अध्यादेश किसी पिछली तारीख से प्रभावी हो सकता है, ऑफकोर्स हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिएगा जरा, समझने का प्रयास करें क्वेश्चन को। देखो, जब भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि कितने सही सुमेलित है, क्या पूछा जाए, कितने सही सुमेलित हैं, और उसमें पूछे आपको 3 स्टेटमेंट देकर के, तो हमने आपको एक ट्रिक बताई है, एक टेक्निक बताई है कि 3 में अधिकतर ये पाया जाता है कि 75% जो क्वेश्चन होता है वो आपके 2 विकल्प उसमें सही होते हैं। चलिए देखते हैं।
अरुणाचल प्रदेश एक किले से राजधानी का नाम पड़ा और राज्य में 2 राष्ट्रीय उद्यान आपको देखने के लिए मिलते हैं। बिल्कुल, ये 1987 में बना। इसमें नामदफा और मेलिंग राष्ट्रीय आपको उद्यान देखने के लिए मिलेंगे। तो यहां पर यह बात आपकी सही है। नागालैंड यह एक संविधान संशोधन अधिनियम के पर अस्तित्व में आया था। तो नागालैंड 1963 में जब 13वां संविधान संशोधन 1962 में हुआ था तो संविधान का अनुच्छेद 371A में इसको एड ऑन किया गया। तो ये भी बात आपकी सही है। त्रिपुरा प्रारंभ में भाग सी मतलब कि गए के पार्ट सी में राज्य था और 1956 में राज्यों का पुनर्गठन होने पर केंद्र शासित राज्य क्षेत्र बना और बाद में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। तो ये खासतौर पर आगे चल के 1949 में शामिल कर लिया गया और 1956 में यूटीज बना। 21 जनवरी 1972 को इसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया। तो ये बना था आपका 1987 में, 1963 में, 1963 में और 1963 में, 1963 में और ये बना था आपका 1972। तो यहां पर तीनों बातें सही हैं। अब देखो यहां पर जो है आंसर अगर हम बात कर ले तो सी आएगा, लेकिन ये उम्मीद है कि यूपीएससी क्या कर सकता है, वो कहीं ना कहीं ये जो नागालैंड वाला है या फिर इसमें ये जो आपका है इसमें कुछ कंफ्यूज कर सकता है। अधिकतर ने आंसर जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट थी तो बी दिया था, लेकिन मैं इसका आंसर सी मान के चलूंगा क्योंकि जब मैंने इसको पूरा एनालिसिस किया तो मैंने पाया कि इसका आंसर सी है। तो एक डाउट इसमें क्या है क्रिएट हो जाता है, तो आप इसका आंसर सी मान के चलेंगे स्टूडेंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखो, प्रतिवर्ष ऐसा क्वेश्चन आपसे क्या है पूछा जाता है। प्रतिवर्ष ये क्वेश्चन आ रहा है, एक क्वेश्चन इस टाइप्स का प्रतिवर्ष आपको देखने के लिए मिल रहा है। कहां गए भैया विद्यार्थी, सभी कहां गए? आप क्यों नहीं आए हैं क्लास में? क्यों भाई क्लास में क्यों नहीं आए हो? चलिए कोई बात नहीं। तो यहां पर क्या पूछा गया है, यहां पर आपसे भारत के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। अंतरराज्य परिषद, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद और क्षेत्रीय परिषदें पूछा गया। ओके, जो आपकी जोनल काउंसिल है उनके बारे में। और ये कह रहे हैं उपयुक्त में से कितनी भारत के संविधान के उपबंधों के अनुसार स्थापित हुई है। बेसिकली क्या पूछा गया है, संविधान के उपबंधों के अनुसार इसमें से कितने हैं जो क्या हुए हैं,63 किया गया है। तो देखो अंतर राज्य जो परिषद है, अगर हम इसकी बात कर लें तो संविधान का एक आर्टिकल आपने पढ़ा होगा, आर्टिकल 263, इसमें इसकी चर्चा परिचर्चा देके रखी है। जबकि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद इसकी संविधान में कोई चर्चा नहीं है, और जो आपकी जोनल काउंसिल जिसको आपको क्षेत्रीय परिषद कहते हैं इसकी कोई इसमें चर्चा नहीं है। ये क्या है, वैधानिक है, ये पार्लियामेंट के द्वारा इनको बनाया गया है, चाहे वो एनएसए हो, चाहे वो आपका देखोगे जोनल काउंसिल हो, ठीक है, या आपकी जोनल काउंसिल हो। तो यहां पर आपका केवल और केवल इसमें स्टेटमेंट पहला सही था और बाकी इसमें जो दूसरा और तीसरा है वो स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, केवल एक इसमें सही है। क्या है, केवल एक इसमें सही है। आपको कि सर आपने कहा था 3 हो तो 2 सही है, मैंने एक बात भी और कही थी कि वो 75% सही होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं आपको 90% क्वेश्चन पे अगर सोल्व करोगे तो पहले आप आपकी नॉलेज को लगाओगे, अपनी बुद्धि को लगाओगे, जो आपने पढ़ा है उस ज्ञान को आप यूज करोगे, देन टेक्निक का यूज आप वहां पर करोगे। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है 54 नंबर, देखिएगा आपकी स्क्रीन पर। पहला कथन है, भारत के संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि कदापि बातों में किसी राज्य का राज्यपाल अपने विवेकानुसार कार्य करता है। ओके, संविधान का एक आर्टिकल आपने पढ़ा होगा विद्यार्थी, जैसा कि आपको मालूम है आर्टिकल 200। देखो राज्यपाल से प्रतिवर्ष क्वेश्चन आता है, इस वर्ष भी क्वेश्चन आने की संभावना है, तो बात एकदम सही है। वहां पर क्या है, कई जगह राज्यपाल क्या करता है, आप देखोगे अपने विवेक का काम करता है, कई बार करता है। जैसे निर्णायक मत देने पर विवेक का काम करेगा, इनके अलावा किसी पर आप देखोगे मोहर लगानी है कि नहीं, कौन सा विधेयक राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखना है कि नहीं, तो ये बेसिकली इसके ऊपर ही डिपेंडेंसी इसकी बनी रहती है। भारत का राष्ट्रपति अपने आप किसी राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को, भले ही वह संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा ना भेजा गया हो, अपने विचार के लिए आरक्षित कर सकता है। देखो विद्यार्थी यहां पर जो स्टेटमेंट है, अगर हम बात कर ले, जो सेकंड स्टेटमेंट है, ये बात गलत हो जाएगी। क्यों गलत हो जाएगी, क्योंकि इसको यहां पर ये राइट ऐसा नहीं है। यहां पर राज्यपाल इसके लिए है, और राज्यपाल राष्ट्रपति को क्या है, किसी भी बिल को आप देखोगे राष्ट्रपति के लिए भेजता है अगर उसको ऐसा लगता है। तो सेकंड गलत है, फर्स्ट आर करेक्ट। इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और इस बार इनको पढ़ के जाइएगा, अच्छे से पढ़ के जाइएगा विद्यार्थी, अच्छे से। देखो क्या क्या पढ़ के जाना है आपको। होमवर्क लिख लो, होमवर्क लिख लो, अभी आपके पास टाइम है, आप पढ़ सकते हो। होमवर्क लिख लो, संविधान के भाग पढ़ना 1 से लगा करके 20 तक पूरे पढ़ना, 22 तक है ना, 22 है ना, कितने, हाँ 22 भाग है, तो 25 हो गए वैसे क्या अमेंडमेंट करके। लेकिन आप जो मूल संविधान में थे 1 से लगाकर 22 के पूरे भाग आपको रट के जाने हैं, कौन से भाग में क्या है, कौन से भाग में क्या, बस इतना सा। उसके साथ साथ ये जो आपसे 3 सेक्शन पूछे हैं विद्यार्थी, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज और आप देखोगे डीपीएसपी, इनको रट के जाना। इनके हर एक आर्टिकल क्वेश्चन बनेगा, 100% बनेगा। यहां से देखो ये कह रहे हैं भारत के संविधान में उपबंध है और किसके अधीन इसको कथित रूप से रखा गया है। तो ये कह रहे हैं डीपीएसपी में खासतौर पर न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण है, बिल्कुल सही बात है। आर्टिकल आपने पढ़ा होगा 50 में इस बात की चर्चा की गई है। हमारी सामाजिक संस्कृति की समृद्धि विरासत का महत्व समझना और उसका परीक्षण करना, यह आपका फंडामेंटल ड्यूटीज मूल कर्तव्य है। संविधान का आर्टिकल 51 का ए और भाग 4 का ए इसके अंतर्गत है आपका 42वें संविधान संशोधन। अगर हम बात कर लिए ये कहां पर है, तो ये आपने एच पढ़ा होगा तो वहां पर आपको मिल जाएगा। कारखानों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन का निषेध करता है, ये एक मूल अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। जब आप 23 से 24 पढ़ते हैं तो ये आर्टिकल आपके 24 की बात हो रही है। तो विद्यार्थी यहां पर तीनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। अब देखो जो स्टूडेंट्स यहां पर ट्रिक से जाएंगे, जो स्टूडेंट्स यहां पर ट्रिक से जाएंगे, रिकॉर्डेड क्लास नहीं कीजिए सर, ओके नहीं कर रहे हैं। देखो मुझे खुद नहीं अच्छा लगता है रिकॉर्डेड क्लास करने में, लेकिन थोड़ी सी परिस्थितियां अभी विपरीत चल रही हैं कुछ, काफी पिछले कुछ दिन से, इनको हम अनुकूल करेंगे यूपीएससी के प्रीलिम्स के बाद में, फिर आपको सारे सेशन लाइव भी मिलेंगे, ना कि रिकॉर्ड मिलेंगे। ओके चलिए, तो यहाँ पर तीनों बातें आपकी सही हैं, तो इसका राइट आंसर सी फोरचेन नहीं हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट, आपकी स्क्रीन पर है, देखिएगा 56 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। कितने आपको कथनों पर विचार करके सही पूछा गया है, इस बात को थोड़ा विशेष फोकस रखना है कि आपसे पूछा क्या जा रहा है, सही या गलत। भारत के संविधान के संदर्भ में यदि 5वीं अनुसूची के अधीन किसी राज्य में कोई क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर दिया गया हो, देखो ये तो आपको क्वेश्चन करना है, दैट्स इट। बट आपको क्या करना है, 1 से 12 तक जो आपकी अनुसूची है आपके टिप पर होनी चाहिए, फिंगर पर होनी चाहिए विद्यार्थी, एकदम टिप पर होनी चाहिए, ध्यान रखना। 1 से 12 तक अनुसूची, केवल आप 5-6 नहीं पढ़ के जाओगे। इस समय दल बदल भी बहुत ज्यादा चर्चाओं में रही है और भी चर्चाओं में रहती है, लैंग्वेज वाली भी चर्चाओं में रहती है, तो इसलिए ये आपको पढ़ के जाना है। 1 से 12 तक पूरा का पूरा अनुसूची पढ़नी है। कौन सी अनुसूची में क्या है, पहला ये आपका होमवर्क है, लिखो, होमवर्क लिखो विद्यार्थी। ये मैं वो चीजें बता रहा हूं जिससे आपके क्वेश्चन बनेंगे, वहां से आपको प्रॉफिट होगा, बहुत ज्यादा लाभ होगा। आप कहोगे सर ने एकदम सही चीज बताई, लिख लो इसको। 1 से 12 तक अनुसूची आपको पढ़नी है, 1 से 22 तक आपको भाग पढ़ के जाने। तो देखो आइए 5वीं अनुसूची में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसे क्षेत्रों में राज्य सरकार अपनी कार्यपालिका शक्ति खो देती है और एक स्थानीय निकाय पूर्ण प्रशासन ग्रहण कर लेता है। ये बात क्या हो जाएगी, आप देखोगे ये बात आपकी गलत हो जानी चाहिए। बोले सर क्यों, ऐसा क्या है? क्योंकि राज्य सरकार यहां पर कोई अपनी पावर कदापि नहीं खोती हुई प्रतीत होती है। क्या बताओ, होती है क्या? बोले सर नहीं, राज्य सरकार कोई पावर नहीं खोती है। हाँ, अगर 6ठी अनुसूची की बात होती तो वहां पर राज्य सरकार नहीं बल्कि जो आपकी अंतरराज्य जिला परिषद होती है उसकी शक्तियां वहां पर ज्यादा चलती है। 5वीं शेड्यूल में ऐसा कदापि नहीं होता है। 5वीं शेड्यूल में तो राष्ट्रपति क्या करते हैं, उस पार्टिकुलर क्षेत्र को क्या कर सकते हैं, वहां पर अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकते हैं। वो खासतौर पर गवर्नर साहब उनको रिपोर्ट देते हैं कि भाई ऐसा ऐसा इस क्षेत्र में एसटी कम्युनिटी कुछ ज्यादा है तो इस क्षेत्र को आप घोषित कर दीजिए। वो सारी प्रोसेस है, अलग की बात है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। संघ की सरकार कतिपय परिस्थितियों में राज्यपाल की सिफारिश पर ऐसे क्षेत्र को पूर्ण प्रशासन में अपने हाथों में ले सकती है। बिल्कुल ले सकती है, इसमें कोई दोहराग्रह नहीं है। अगर राज्यपाल ये सिफारिश करेगा, रिकमेंड करेगा, तो ऑफकोर्स यहां पर ऐसा देखने के लिए आपको मिलता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब आपसे 5वीं अनुसूची से क्वेश्चन पूछा गया 5th शेड्यूल से, तो इसमें कौन से नहीं है, ATM2 नहीं है सर इसमें, बाकी सभी स्टेट में लगभग है। 10 राज्यों में तो अभी भी है। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम में आप देखोगे लागू नहीं होती है 5वीं शेड्यूल। इसमें होती है कौन सी, 6th शेड्यूल होती है। तो कल को आपसे 6th शेड्यूल से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, यहां पर एक साइड में संगठन देके रखा है और संघ का मंत्रालय देके रखा है। जैसे राष्ट्रीय ऑटोमेटिक बोर्ड किसके तहत आता है,
करियर बोर्ड किसके तहत आता है, राष्ट्रीय व्यापार सूचना केंद्र किसके तहत आता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए एक एक बात कर लेते हैं। देखो नेशनल जो ऑटोमेटिक बोर्ड की अगर हम बात कर ले तो ये किसके तहत आता है, ये भारी उद्योग मंत्रालय के तहत आता है, हैवी मिनिस्ट्री के तहत आता है, तो इसका ये हो जाएगा। तो यहां पर पहला गलत हो गया विद्यार्थी। अब देखो जब पहला गलत हो गया तो दूसरा भी इसमें 100% गलत हो जाना चाहिए, क्योंकि कायर बोर्ड की अगर हम बात कर लें, ये जो कायर बोर्ड है ये एमएसएमईज आता है, तो ये इसमें आ गया सर। बोले सर इसमें सभी गलत है, राष्ट्रीय व्यापार सूचना जो केंद्र है ये वाणिज्यिक मंत्रालय के तहत आ गया। तो इसमें देखो तीनों के तीनों क्या है, गलत है। इसमें पूछा गया कितने सही सुमेलित हैं, तो इसका राइट आंसर D4 दिल्ली हो जाएगा। इट इज क्लियर। ममता सोनी, अमीषा, पवन, हाँ बिल्कुल। चलिए बहुत ही बढ़िया विद्यार्थी, सेशन को शेयर करते चलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 58 नंबर। भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए। अब देखो फिर से भारत के संविधान के अधीन, मैंने आपको क्या कहा था, भारत का आपको पढ़ के जाना है जो आपकी विशेषताएं, बेसिकली क्या पढ़ के जाना है, भारतीय संविधान की विशेषताएं। ये लिख लो, इसको लिख लो, मैं लिखवाते चल रहा हूं आपको, इसको लिख लो। भारतीय संविधान की विशेषताएं, कहां से क्या क्या ग्रहण किया गया है, किस संविधान से क्या क्या लिया गया है ना, ऐसे क्वेश्चन आपसे मैच द फॉलोइंग बन जाते हैं। 7वीं अनुसूची से संबंधित जो विषय होता है, संघ सूची का विषय होता है, तो 7 शेड्यूल देखो पूछ लिया गया। किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार करना, राज्यपाल के पदों के आपके लिए शर्तें। अच्छा पूछा क्या है इसमें, ये तो 3 स्टेटमेंट दे दिए। ओके, क्वेश्चन था ये, उपयुक्त में से किसके संबंध में संविधान संशोधन के लिए भारत के राष्ट्रपति को अनुमति के लिए विधेयक प्रस्तुत किए जाने से पूर्व कम से कम 1/2 मतलब कि आधे राज्यों का विधानमंडल से उसका अनुसमर्थन अपेक्षित होता है। ओके, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना चाहते हैं तो कौन से किस किस में आप ऐसा करके आधे राज्यों का क्या है आपको बहुमत प्राप्त होना चाहिए, बिल को पारित करना चाहिए। तो पहला है 7वीं अनुसूची का कोई विषय, बिल्कुल चाहे वो संघ सूची हो, राज्य सूची हो, 7 शेड्यूल का जो भी सब्जेक्ट होगा, चाहे कॉन्करेंस लिस्ट हो, तो आपको राज्यों से स्वीकृति लेनी पड़ेगी, आधे राज्यों से। बात एकदम सही है। अब राज्य की कार्यपालिका की बात हो रही है तो ये तो ऑफकोर्स होगा, ये तो 100% होगा। लेकिन राज्यपाल के पद के लिए सेवा शर्तें, क्योंकि राज्यपाल जो होता है एक तरीके से केंद्र का एक व्यक्ति है जो बैठा हुआ है राज्यों में। अब इसको लेकर के क्या कानून बनाए नहीं बनाए, वो सारी चीजें केंद्र सरकार पर, बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट पर, संघ की सरकार पर डिपेंड करती हैं। वहां पर राज्यों की कोई यहां पर 1/2 की अनुमति नहीं लेनी है। तो ये तीसरा वाला स्टेटमेंट गलत है। बाकी का आप देखोगे पहला और दूसरा सही हो जाएगा। इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, B4 बॉम्बे आपको देखने के लिए मिलेगा। इट इज क्लियर या नो। चलिए बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और राइट आंसर दीजिएगा। ठीक है, भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओके, 3 स्टेटमेंट देके रखे हैं और पूछा गया है आपसे सही। क्या पूछा जा रहा है, सही। पहला, किसी राज्य का राज्यपाल अपने पद की शक्तियों और दायित्वों के प्रयोग और निष्पादन के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। जब तक वो पद पर बना हुआ है, संविधान का अनुच्छेद 155-56 आपने पढ़ा होगा, तो उसके तहत आप किसी भी उसको क्या है न्यायालय में नहीं ले जा सकते। बेसिकली उसके प्रति आप कोई कार्रवाई नहीं कर सकते जब तक वो पद पे है, तो उसको ये विशेष पावर देके रखी है। राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान कोई दंडिक कार्रवाई संस्थित नहीं की जाएगी या जारी नहीं की जाएगी। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल एकदम सही बात है। और सिविल मामले में तो एकदम नहीं की जाएगी। किसी राज्य विधान मंडल के सदस्य सदन के अंदर कही गई किसी बात के लिए किसी भी न्यायालय की कार्रवाई के लिए उत्तरदायी नहीं है। बिल्कुल सही बात है। अगर भाई ऐसा होता, मान लीजिए आप कहें सर कि ऐसा हो कि जो भी खासतौर पर मंत्री की आलोचना अगर कर रहे हैं तो उस कंडीशन में वो जुडिशरी के प्रति आप देखोगे जाएंगे, तो ये बात आपकी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। मतलब कि ये बात तो सही है, वो उत्तरदायी नहीं होंगे। ठीक है, जो भी आपकी सदन के अंदर कही गई बात के लिए कोई भी सांसद, मंत्री, विधायक किसी मंत्री की आलोचना करते हैं या फिर आप देखोगे कोई क्वेश्चन मार्क उठाते हैं, तो वो किसी भी जुडिशरी या किसी भी न्यायालय में खासतौर पर उनको नहीं लिया जाएगा। क्योंकि जो हमारा संसद है, जो भारत की संसद, वो एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया पर बात करती है। तो इसमें तीनों बातें आपकी सही हैं, इसमें कोई दोहराग्रह नहीं है। देखो क्वेश्चन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 105 पढ़ा होगा आपने। चलिए क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट, आपकी स्क्रीन पर है 60 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित क्रियाकलापों पर विचार कीजिए। पूछा गया है
उपयुक्त क्रियाकलापों में से कितने हमारे देश में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के द्वारा विनियमित हैं? देखो विद्यार्थी, 4 में हमने क्या कहा था, अगर 4 स्टेटमेंट हो तो 4 में स्टेटमेंट में 2 होने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है शिवम। हाँ, तो यहां पर अगर हम बात कर ले तो हम कह रहे हैं इसका आंसर क्या होगा, टेक्निक कहती है हमारी 20 का आंसर होगा। 4 में 2 होने की प्रवृत्ति अधिक होती है। तो कच्चे तेल का उत्पादन करना, पेट्रोलियम का परिष्करण मतलब कि संग्रहण और वितरण करना, पेट्रोलियम उत्पादों का विपणन और विक्रय करना, और प्राकृतिक गैस का उत्पादन करना। देखो ये क्या क्या करता है बेसिकली, अगर हम बात कर लें तो ये पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के खासतौर पर रेगुलेट करता है, स्टोरेज करेगा, ट्रांसफर करेगा और डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो यहां पर है आपका ये दूसरा सही हो जाएगा। क्या इसमें प्रोडक्शन करेगा? नहीं, प्रोडक्शन ये नहीं करता है। इसके विपणन का करेगा? बिल्कुल हाँ, सही बात है। क्या इसका उत्पादन करेगा? नहीं। इसमें 2, दूसरा और तीसरा इसके अंतर्गत आपको देखने के लिए मिलेगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपको मिल जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये केवल क्या काम करता है मैं आपको पुनः बता देता हूं। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जो आपकी रेगुलेटरी बॉडी है, ये क्या करती है, ये स्टोरेज करता है, उसको एकत्रित करेगा, ट्रांसफर करता है, वितरण जिसको हम कहते हैं, और डिस्ट्रीब्यूट, वितरण और वितरण मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर। तो यहां पर केवल 2 आपके सही हैं, दूसरा और तीसरा, बाकी इसमें सब गलत है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 4 में अधिकतर ये पाया गया है कि 2 सही होते हैं आपके। हाँ, जब ये क्वेश्चन मैंने देखे और जब मैंने ये क्वेश्चन पढ़े तो मैं गदगद हो गया। बोले सर ऐसा क्या है इस क्वेश्चन में? देखो इस क्वेश्चन में एक ट्विस्ट है। जिस विद्यार्थी को एकदम पता है कि रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, राजस्व घाटा क्या होता है, प्रभावी राजस्व घाटा क्या होता है, प्राथमिक घाटा क्या होता है, और फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, राजकोषीय घाटा क्या होता है, तो वो विद्यार्थी, या आप देखोगे पूंजीगत घाटा क्या होता है, बजट घाटा क्या होता है, अगर उस स्टूडेंट्स को बिल्कुल एकदम डिफरेंट पता है, उसकी बिल्कुल एकदम से वो चीजें रटी हैं और मस्तिष्क में एकदम क्लैरिटी है, तो इसका आंसर इजी वे में दे देगा। अन्यथा अधिकतर स्टूडेंट्स इसमें बोल्ड हो जाएंगे, क्या बोलते हैं, क्रिकेट में आउट हो जाएंगे। तो मान लीजिए सरकार का जो राजस्व व्यय है वो 80,000 करोड़ रुपए का, कितने का है, राजस्व व्यय, राजस्व व्यय 80,000 करोड़ रुपए का है, और राजस्व प्राप्ति उसमें कितनी हो रही है, 60,000 करोड़ रुपए की हो रही है। तो राजस्व घाटा कितने का हुआ, 20,000 करोड़ रुपए का राजस्व घाटा हो गया। सरकारी जो बजट है उसमें 10,000 करोड़ रुपए के उधार ग्रहण की है, तो 10,000 करोड़ रुपए कहां से ले लिए, उधार ले लिए। तो बचा कितना, अब बचा हुआ है सर हमारा जो घाटा बचा, क्योंकि 60 था तो 20 अब हो गया सर 10 का। फिर कह रहे हैं 6 करोड़ रुपए ब्याज भुगतान को भी प्रदर्शित करता है। अब 6 करोड़ रुपए वो हैं जो कि ब्याज को जाएंगे, तो मतलब कि सर 76,000 करोड़ रुपए हमारे पास है ओवरऑल। तो कितने का हो गया, वो 4,000 करोड़ रुपए का प्राथमिक घाटा यहां पर आपको मिलेगा। देखो राजकोषीय घाटा कितने का हो गया, 20,000 करोड़ रुपए का हो गया। राजकोषीय घाटा ये कह रहा है ना, राजस्व घाटा सॉरी, राजस्व घाटा कितने का, 20,000 करोड़ रुपए का। राजकोषीय घाटा क्या है, राजकोषीय घाटा आपका 10,000 करोड़। राजकोषीय घाटा बेसिकली होता है क्या है, राजकोषीय घाटा होता है कुल खर्च, राजकोषीय घाटा जिसको फिजिकल डेफिसिट कहते हैं, कुल खर्च माइनस कुल जो आय प्राप्तियां उधारी को छोड़कर, उसको हम कहते हैं। और जो राजस्व घाटा होता है, आपकी राजस्व आय कितनी है और राजस्व व्यय कितना है, तो उसके निकालते हैं, बिल्कुल सही है। प्राथमिक घाटा क्या होता है, जो नेट इंटरेस्ट आप खासतौर पर राजस्व घाटा में से घटा देते हैं वो इसका आ जाता है, तो ये भी बात आपकी सही है। तो तीनों बातें विद्यार्थी यहां पर क्या हो जाएंगी, एकदम सही है। क्लियर हुआ कि नहीं, हाँ, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी और पूछा जाएगा इसी प्रकार से, आपसे क्वेश्चन देखना आगे, और इसी टाइप का क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था, इकोनॉमी का क्वेश्चन विद्यार्थी। भारत अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन कॉरिडोर, उत्तर दक्षिण ध्यान रखना, उत्तर दक्षिण जिसको बोलते हैं INSTC, जो एक बहुमोडल परिवहन कॉरिडोर के संस्थापक सदस्यों में से एक है। यह कॉरिडोर किन्हें जोड़ेगा। अब मान लो आपको नहीं पता, लेकिन आपको ये पता है कि उत्तर दक्षिण जोड़ेगा, ये उत्तर दक्षिण, उत्तर दक्षिण किधर है, उत्तर दक्षिण इधर, ऐसे जोड़ने का प्रयास करेगा, भारत से आगे मध्य एशिया तक ये जाएगा। तो देखो कैसे निकालना है इसका आंसर। भारत से यूरोप और अजरबैजान जाएगा, चलो डाउट में रख लेते हैं। भारत और मध्य एशिया को चीन होते हुए, क्या चीन होते हुए हम जाएंगे, ये तो सरासर गलत है। भारत से मध्य एशिया से यूरोप और ईरान होते हुए, भारत से दक्षिण पूर्व एशिया को बांग्लादेश और म्यांमार से जोड़ेगा, नहीं, ये भी बात गलत है। अब या तो आंसर इसमें ए है और या फिर आंसर डी है। तो देखो जरा पढ़ना, भारत को मध्य एशिया से यूरोप को और ईरान से जोड़ेगा,
अब इसमें जरा समझना, भारत से यूरोप को अजरबैजान से होते हुए, क्या होते हुए थोड़ा ही नहीं, इसमें जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। आप देख लो ना, अगर आप डी स्टेटमेंट को देखो तो डी स्टेटमेंट ए स्टेटमेंट के अंतर्गत क्या है, समा जाएगा विद्यार्थी। ये ए स्टेटमेंट हो गया, सॉरी ये डी स्टेटमेंट हो गया बीच में, और ये आपका ए स्टेटमेंट हो गया। तो डी स्टेटमेंट ए स्टेटमेंट के बीच में समाहित हो गया। भारत से यूरोप जा रहा है, देखो यूरोप जा रहा है। अजरबैजान मतलब कि ईरान, मध्य एशिया होता हुआ, ठीक है, तो ये इसके अंदर समाहित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इट इज क्लियर? हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो स्टेटमेंट देकर रखें। ऐसे क्वेश्चन को करने से पहले आपको सबसे पहले ये सत्यापित करना पड़ेगा कि दोनों बातें सही हैं या गलत है। अगर एक भी गलत हुई आंसर मिल जाएगा, और यदि दोनों सही हैं, और देखना है दोनों में जो शब्द यूज किए गए हैं क्या दोनों में सेम ही शब्द यूज किए गए हैं, अलग अलग, तो अलग अलग है तो बी, और एक जैसे शब्द यूज किए गए हैं उसकी आप देख लोगे उसको पूर्ति करता है, उसकी व्याख्या करता है, उसको बढ़ावा देता है, तो उस कंडीशन में ये आंसर हो जाएगा। दोनों में से एक गलत है तो सी या फिर डी आंसर होगा। आइए तो जरा बढ़ते हैं। विश्व के दो प्रमुख एथेनॉल उत्पादकों ब्राजील और संयुक्त राज्य अमेरिका में से संयुक्त राज्य अमेरिका की तुलना में जरा समझना स्टूडेंट्स, ये यूपीएससी का एक ट्रैप है। अगर आप इस चीज को जितना जल्दी समझ सकते हैं तो समझ लेना, ये यूपीएससी की एक तुलना है, ये तुलना आपकी करवा देता है। ये ट्रैप है। कई बार क्या करता है यूपीएससी एक्सचेंज कर देता है। तो यहां पर क्या कह दिया गया कि संयुक्त राज्य अमेरिका की तुलना में ब्राजील अधिक एथेनॉल उत्पादित करता है। फर्स्ट बार में तो आपको लगेगा ओके, पहले फेरे में पढ़ने में तो लगेगा ये राइट, बिल्कुल एकदम राइट करा। नहीं विद्यार्थी, ऐसा नहीं। एथेनॉल के मामले में अगर हम बात कर ले तो यूएसए जो है, यूएसए आपका आगे है और ब्राजील आपका इसके पीछे आता है। ब्राजील जो आता है ये इसके पीछे आता है। ब्राजील किससे करता है? शुगर कैन से करता है, शुगर कैन से, और ये करता है आपका मेज से, मक्का से। तो यहां पर पहला स्टेटमेंट गलत है। अब देखो पहला गलत हो गया तो इसका दो आंसर आपका मिल जाएगा। तो यूपीएससी का एक ट्रिक है कि तुलना अगर करवा रहा है तो वहां पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी की गई है। तुलना अगर करवा रहा है, अधिक शब्दों का यूज कर रहा है, कुछ तो कुछ ऐसा किया गया है। दूसरा कथन बिल्कुल एकदम सही है, जहां संयुक्त राज्य अमेरिका में एथेनॉल उत्पादन के लिए प्रधान भरण सामग्री मतलब कि फीड स्टॉक मक्का है, इसके विपरीत ब्राजील में एथेनॉल उत्पादन के लिए प्रधान भरण सामग्री गन्ना है, शुगर कैन है। बिल्कुल सही बात है। पहला जो स्टेटमेंट था इसमें आपका गलत था, और यदि पहला स्टेटमेंट गलत था तो राइट आंसर आप अब इसमें आसानी से निकाल सकते। कह रहे दोनों सही, ए नहीं होगा, बी नहीं होगा। सी में कह रहे नहीं, पहला तो गलत हो गया, पहला गलत और दूसरा सही, राइट आंसर डी हो जाएगा। मिनटों सेकंडों में इसका आंसर आ जाएगा अगर आपने थोड़ा सा भी मस्तिष्क को यूज कर लिया। आइए जरा देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देखो विद्यार्थी, क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, अभी यूपीएससी के आंसर की नहीं आई है तो नहीं तो हम तो एग्जिट बता देते हैं इसका आंसर क्या है, लेकिन जिसका आंसर हमें पता है ना बिल्कुल, तो उसका तो हम एकदम 100% श्योर होकर बताएंगे। आपका अगर कोई डाउट आता है कमेंट्स में आवश्यक रूप से लिखिएगा कि आपके किसी क्वेश्चन में डाउट है या नहीं। विश्व बैंक ने यह चेतावनी दी है कि भारत ऐसे प्रथम स्थानों में से एक बन सकता है जहां आर्द्र बल्ब तापमान, जिसको बेल्ट बल्ब टेम्परेचर नेमी तौर पर 35 डिग्री सेल्सियस से क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। ध्यान रखना विद्यार्थी, किससे? 35 डिग्री से आपका सेंटीग्रेड से ऊपर चला जाएगा तापमान। निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा यह से उपयुक्त रिपोर्ट के निहितार्थ का सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है या करते हैं? और पूछा गया सही उत्तर चुनिए। पहला, सर्वाधिक संभावना है। देखो व्यक्त क्या हो रहा है, संभावना। सर्वाधिक संभावना है कि प्रायद्वीपीय भारत बाढ़, सूखा, उष्णकटिबंधीय चक्रवात से ग्रस्त रहेगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल वहां पर चक्रवात, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, ये संभावना है, बिल्कुल है। मानव समेत सभी, जरा समझना, मानव समेत सभी प्रणालियों की उत्तरजीविता प्रभावित होगी। मानव समेत सभी प्रणालियों की उत्तरजीविता प्रभावित होगी क्योंकि उनके लिए पसीने के माध्यम से अपने शरीर के तापमान को निकालना मुश्किल हो जाएगा। जरा समझना, मानव समेत सभी प्रणालियों की उत्तरजीविता प्रभावित होगी, सभी जीवियों की। अब यहां पर विद्यार्थी ये जो है जरा समझना, इसमें जो एक ट्रैप है। अब देखो मैं आपको बता देता हूं, जो कोचिंग है उन्होंने खासतौर पर इसको सही माना है, लेकिन अब यूपीएससी के ऊपर डिपेंड करता है इसको क्या मान सकती है, क्योंकि यहां पर एक शब्द है मानव समेत सभी प्रणालियों की, जितने भी प्रणाली है यहां पर, जितने भी जीव हैं, बेसिकली स्पीसीज हैं, उसकी उत्तरजीविता प्रभावित होगी। अब यहां पर देखो प्रभावित तो होगी, ये तो बात सही है भाई, सभी की प्रभावित होगी, चाहे वो हाई टेम्परेचर में रहे चाहे लो टेम्परेचर में रहे।
लेकिन सभी की होगी इस बात में थोड़ा डाउट है। और यूपीएससी एक्सट्रीम वर्ड को क्या है, यूज करता है, ठीक ठीक यूज करता है गलत करने के लिए। और ये कह रहे हैं वह पसीने के माध्यम से अपने शरीर के तापमान को निकालना मुश्किल हो जाता है। भाई कुछ स्पीसीज ऐसे होते हैं उनको पसीना नहीं आता है ना, कुछ स्पीसीज ऐसे होते हैं जिनको पसीना नहीं आता। मैं कहूं मछली है, क्या उसको पसीना आता है? मैं कहूं डुगोंग है, क्या उसको पसीना आता है? बोलो। मैं कहूं आपसे कि भाई जो आपका जलीय घोड़ा है, क्या उसको पसीना आता है? आपने पढ़ा है? नहीं पढ़ा होगा। तो विद्यार्थी इस कंडीशन में आप इसका आंसर अपनी तरफ से मान के चलेंगे और मेरी तरफ से भी मैं सेकंड जो स्टेटमेंट है इसको गलत मान के चलूंगा, क्योंकि ये पाया गया है यूपीएससी अधिकतर क्या करती है, एक्सट्रीम वर्ड को काट देती है, उसको गलत करती है। और इसमें पहला आंसर क्या हो जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाना चाहिए। हाँ, अगर सभी के साथ नहीं का यूज हो जाए, कहीं ध्यान रखना, सभी के साथ में नहीं का यूज हो जाए या केवल के साथ में नहीं का यूज हो जाए, बेसिकली सभी के साथ में, तो वो स्टेटमेंट सही हो जाता है। तो ये मैं इसका आंसर आपके ऊपर छोड़ता हूं और मेरी तरफ से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर आना चाहिए। बाकी आप बताइए क्या होगा। देखो ये क्वेश्चन बड़ा ही मस्त है, एकदम गदगद हो जाओगे आप इस क्वेश्चन को पढ़ के और देख के। मैंने कहा ना, अब आपसे क्या करेगा, अब यूपीएससी क्या करने लगा है, देख रहे हो आप, अब आपसे जीएस में मस्तिष्क लगवाना शुरू कर दिया कि कैलकुलेशन करो, है कुछ याद या भूल गए। देखो, किसी देश का राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा क्या होता है? बोले सर अभी आपने बताया फिजिकल डेफिसिट का मतलब होता है भारत सरकार की कितनी खर्च करेगी भारत सरकार और कितनी प्राप्ति हो रही है, किसको छोड़कर, उधारी को छोड़कर, ऋण को छोड़कर, बोरोविंग को छोड़कर। तो भारत सरकार का अभी जो बजट था 53.47 लाख करोड़ रुपए का आपका बजट था। भारत सरकार का जो घाटा रहा लगभग 17 लाख करोड़ रुपए का घाटा रहा और भारत सरकार की कुछ प्राप्ति रही। तो यहां पर जो पूछा गया है राजकोषीय जो घाटा है वो 50,000 करोड़ रुपए का राजकोषीय घाटा है। इसे गैर ऋण सर्जन पूंजीगत प्राप्तियों के माध्यम से 10,000 करोड़ रुपए प्राप्त होते हैं। तो देखो कितना था भाई, 50,000 करोड़ रुपए का घाटा था, 10,000 करोड़ रुपए आपको क्या है प्राप्त हो रहे हैं। और उस देश की ब्याज देयताएं कितनी है, 1500 करोड़ रुपए है। और उसका सकल प्राथमिक घाटा क्या होता है, सकल प्राथमिक घाटा क्या होता है, आप अगर उसमें से नेट इंटरेस्ट घटा देते हैं तो आपका निकल के आ जाता है। तो विद्यार्थी मुझे एक बात बताओ, ये तो प्राप्ति है, ये तो आपको कंफ्यूज करने के लिए ये वाला जो डाटा है ना, ये 10,000 करोड़ रुपए, ये आपका मालूम है आपको क्या दिया है, ये 10,000 करोड़ रुपए आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। आप इसमें फंस जाओ, आप इस ट्रैप में आ जाओ, है ना। ये इसका कोई यहां पर लेना देना नहीं है, क्योंकि आपने तो घाटा स्पेसिफिक कर दिया कि 50,000 करोड़ रुपए का घाटा हो गया और आप कह रहे हैं नेट इंटरेस्ट जो पेमेंट है आपका वो भी तो आपको घटाना पड़ेगा, फिर आपका प्राथमिक जो आपका सकल बिल्कुल एकदम घाटा है वो दिखाई देगा। तो आप कहोगे सर 50,000 करोड़ में से 1 अगर हम 5 घटा दें तो यहां पर आ जाएगा 48,500 करोड़ रुपए। आपका देखने के लिए मिलेगा ऑप्शन नंबर ए। ये इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। इट इज क्लियर या नो, इट इज क्लियर या नो विद्यार्थी, बोलो चीजें एकदम क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देख रहे हो आप, अब आपसे क्या हो रहा है, यूपीएससी क्वेश्चन तो पूछ रहा है और इकोनॉमी के क्वेश्चन पूछते हुए आपसे कुछ चीजें बिल्कुल एकदम स्पष्ट तरीके से कहता है कि आपको पता होनी चाहिए। आइए 66 नंबर का क्वेश्चन है और देखो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, जरा समझना। 66 नंबर का क्वेश्चन और जरा समझना, 15वें वित्त आयोग है। मेरी तरफ से एक क्वेश्चन आउट है 16वें वित्त आयोग का, लिख लो, उसको तैयार कर लेना पूरा 360 डिग्री, गलत ना हो जाए। हाँ जी, जो आपका 16वां फाइनेंस कमीशन है उसको पढ़ के जाओ, उसमें सारी चीजें है ना, उसको सबको देख करके अच्छे से जाना है। इसने राज्यों द्वारा शिक्षा परिणाम में उन्नयन लाने के हेतु प्रोत्साहन राशि प्रदान करने के लिए वर्ष 2022-23 में वर्ष 2025-26 तक 4800 करोड़ रुपए अनुदान की अनुशंसा की। ठीक है, चलो कही होगी, हमें नहीं पता, हमें नहीं पता कि की है कि नहीं की है, बट डाटा तो हम याद नहीं कर सकते ना बहुत ज्यादा, लेकिन विद्यार्थी हम कुछ चीजें तो याद कर सकते हैं। संघ के सरकारों के निवल आगमन 45% राज्यों के साथ आप देखोगे, वर्टिकल जो बांटने की बात करी गई थी 15 में तो कहा गया था 41% और 16वें फाइनेंस कमीशन ने भी 41% ही रखा है, तो 45 कहां से हो गया। सेकंड आर रॉन्ग, यदि सेकंड आपका गलत है तो आप इसी के बेहद पर आंसर आप क्या कर सकते थे, एलिमिनेट मेथड लगाते और क्लियर तरीके से आंसर निकाल लेते, तो इसका राइट आंसर 1 3 4 हो जाएगा। तो यहां पर सेकंड स्टेटमेंट गलत था और 1 3 4 आपका सही था, पहला सही था, दूसरा गलत, तीसरा सही है। अब देखो क्यों,
यहां पर मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि यह सभी राज्यों के लिए कृषि सुधारों क्रियान्वयन के निष्पादन आधारित प्रोत्साहन के लिए कितना है 45,000 करोड़ रुपए रखे जाएंगे। हाँ जी बिल्कुल सही बात है। इसने राजकोष से निष्पादन को पुरस्कृत करने हेतु कर प्रयास मतलब कि टैक्स ऑफर्ड क्राइटेरिया को फिर से आरंभ किया। लेकिन अब क्या है, इस वाले में जीडीपी अनुपात को रख दिया गया, ध्यान रखना। हाँ जी चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन आपसे क्या है पूछने की संभावना रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं कुणाल। हाँ मानसी, अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक IBRD के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये क्या है, वर्ल्ड बैंक की एक शाखा है, उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो दीजिए इसका राइट आंसर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। देखो यह मध्यम आय वाले देशों को ऋण और गारंटी प्रदान करता है। यह गरीबी कम करने में विकासशील देशों की सहायता के लिए अकेले ही कार्य करता है। इसकी स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत यूरोप के पुनर्निर्माण में सहायता के लिए की गई थी। तो दो इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर है आपका 67 नंबर क्वेश्चन। दीजिए करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा। यहां पर जरा समझना है एक एक्सट्रीम वर्ड देखो, अकेले ही। जब आपने वर्ल्ड बैंक पढ़ा था तो आपने उसकी 5 संस्थाएं पढ़ी थी, IBRD हो, चाहे आप देखोगे ID हो, AD जिसको हम बोलते हैं वो हो, और भी कई ऐसी संस्थाएं उसकी जो देखने के लिए मिलती हैं। ICSID पे भारत हस्ताक्षर करता नहीं है, बाकी का इसके 4 पे है, 5वीं पे नहीं है। तो यहां पर जो सेकेंड स्टेटमेंट है ये गलत है विद्यार्थी, कि जहां पर 2 है उसको गलत कर दो और आंसर आपको मिल जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या है, सेकेंड वर्ल्ड वार जब हुआ था 1945 वाला खत्म हुआ तो उसी समय इसका गठन हुआ था, ताकि उसमें फंड जुटा सके और उसकी स्थिति को सही की जा सके। ये मध्यम आय वाले देशों को ऋण और गारंटी प्रदान करता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं विकासशील देशों में, ऐसा नहीं है, विकासशील देशों को थोड़ा ही नहीं है, ये सबको देखता है, चाहे विकसित देश हो चाहे विकासशील देश हो, इन सभी की ये बात करता है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, RTGS और NEFT। इस बार क्वेश्चन क्या बन सकता है, IMPS पे क्वेश्चन बन सकता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पूछा गया था आपसे। आइए जरा देख लेते हैं। RTGS में भुगतान उसी क्षण हो जाता है, जबकि NEFT के मामले में भुगतान में कुछ समय आपको मिलता है। देखो RTGS क्या होता है, ये बैंक पर काम करता है ना, ये वितरण की एक प्रणाली है। यदि आप अपने खाते से दूसरे खाते में, मान लीजिए मैं कहूं कुणाल से, कुणाल ने क्या किया, अपने खाते से अपने पापा के खाते में या किसी और के खाते में, है ना, अपने जीवन साथी के खाते में कुछ पैसा 2-4 लाख रुपए ट्रांसफर करना है, तो आप RTGS से कर सकते हैं, तो उनके खाते में तुरंत दिखाई देगा। यदि आप NEFT से करते हैं बाबू, तो तब आपको कितने 30 मिनट का वेट करना पड़ेगा, और आपको ये नहीं होना चाहिए पैसा तो यहां से कट गया, ये बैंक में होता है, तो आपका 30 मिनट यहां पर लगता है NEFT में, और RTGS तुरंत करता है। तो बात एकदम सही है। उसके साथ साथ अगर हम बात कर ले दूसरा स्टेटमेंट में, RTGS में ग्राहकों से आवाकन लेने के लिए प्रभार किया जाता है, जबकि NEFT में ऐसा नहीं है। अगर हम बात कर ले विद्यार्थी, यहां पर जो आपका सेकेंड स्टेटमेंट है, अगर हम देखें जो सेकेंड स्टेटमेंट है, ये बात आपकी क्या हो जाएगी, गलत हो जानी चाहिए। क्यों गलत हो जानी चाहिए, इसका एक रीजन है, क्योंकि ये कह रहे हैं आवक लेन देन के प्रभार पर लिया जाता है। नहीं, ऐसा कदापि नहीं है, और दोनों में से नहीं है। एक तो इसमें नो चार्ज होता है, कोई चार्ज नहीं होता, और ये 24/7 है, 24/7 है। पहले RTGS बैंक के थ्रू, बैंक 10 बजे खुलता था, 5 बजे 4 बजे बंद होता था, तो ये भी ऐसी काम करता था, लेकिन अब 24/7 है। NEFT भी ऐसा है, ठीक है। तो ये बात यहां पर क्या हो जाएगी, गलत हो जानी चाहिए, ठीक है, 68 में। तीसरा है RTGS के लिए कतापीय दिनों के प्रचलन के घंटे सीमित है, जबकि NEFT में ऐसा नहीं है। विद्यार्थी देखो, पहले उसमें हुआ करता था, इसके लिए वही था कि सुबह 10 बजे जब बैंक खुलेगी तभी ये काम करेगा, और शाम को आपका 4 बजे तक ये काम करेगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं है, अब ये 24/7 है NEFT की तरह। तो ये बात आपकी गलत होगी। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर केवल 1 हो जाएगा। इट इज क्लियर या नो? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, केवल 1 आपको देखने के लिए मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए जरा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था और बहुत इजी क्वेश्चन था। आप थोड़ा सा भी इसमें मस्तिष्क लगा लेते, 5 जहां पूछता है तो हमारी जो टेक्निक है वो कहती है 5 में आपके 3 सही होते हैं, 5 में 3 सही होते हैं। तो चलिए हमने आंसर इस पे लगा दिया है, 20 का आंसर होना चाहिए हमारी टेक्निक के अनुकूल।
अब पढ़ते हैं जरा। उपयुक्त में से भारत के अलावा ऐसे कितने देश हैं जहां यूपीआई के द्वारा अंतरराष्ट्रीय जो भुगतान है, इंटरनेशनल मर्चेंट पेमेंट को स्वीकार किया गया है? संयुक्त अरब अमीरात यूएई में किया गया है, यूएई में किया गया, बिल्कुल। फ्रांस में किया गया है, बिल्कुल फ्रांस में किया गया है। जर्मनी में नहीं किया गया है। सिंगापुर में किया गया, बिल्कुल सिंगापुर में किया गया है। बांग्लादेश में नहीं। तो यहां पर देखो 3 सही है, पहला, दूसरा और चौथा। तो राइट आंसर हो गया कितना? बी, केवल 3। इन सब के अलावा आपको नेपाल में मिलेगा, श्रीलंका में मिलेगा, मॉरिशस में मिलेगा, सिंगापुर में मिलेगा, है ना, यूएई में मिलेगा, फ्रांस में मिलेगा, और इंडोनेशिया में भी आई थिंक इसको शायद कर दिया गया है। तो एक बार आप चेक कीजिएगा इसके बारे में, है ना। हाँ, तो इसमें नेपाल है, भूटान, श्रीलंका, मॉरिशस, फ्रांस, यूएई, कतर, सिंगापुर और साइप्रस के अंतर्गत भी इसमें है। तो यह आपको ध्यान में रखना है। चलिए, मैंने सारे बता दिए आपको। तो देखो, ऐसे क्वेश्चन कभी नहीं छोड़ रहे आपको। आपको पता है 5 हैं, तो मतलब सर ने कहा है 3 सही होंगे, लगा दो बस। आगे पीछे मत सोचो, थोड़ा सा पढ़ लो पहले उसको लगाने से पहले कि सही भी है। एक बार देख लो अपनी नॉलेज लगा के, और दिख रहा है ना तो ठोक दो। 3, 6 हैं, लगा दो 4, 7 हैं, लगा दो उसमें 5, 4 हैं, 2 लगा दो। 3 वाले में थोड़ा सा रहता है, और 1, 2 वाले में तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर देखिएगा। ये कह रहे हैं पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में पूछा गया है। इसका लक्ष्य है आवासीय सेक्टर में 1 करोड़ घरों की छतों पर पैनल आप देखोगे लगाना है। तो ये बात आपकी सही है, 1 करोड़ घरों को खासतौर पर ये देखने के लिए इसमें मिला था। नवीन एवं नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय लक्ष्य छतों पर सोलर पैनल लगाने और उनके प्रचलन, अनुरक्षण और मरम्मत करने के लिए विषय के आधार पर स्तर प्रशिक्षण प्रदान करता है। अब देखो विद्यार्थी, यहाँ पे अगर हम बात कर ले, ये स्टेटमेंट भी आपका सही हो जाना चाहिए, क्योंकि रिन्यूएबल जो एनर्जी जो मिनिस्ट्री है आपका, नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय, वो इस पे काम करेगा। इसका लक्ष्य क्षमता निर्माण और स्कीम घटक के अंतर्गत नए कौशल सिखा करके और कौशल को उन्नत कर 3 लाख से अधिक कुशल जनशक्ति का सर्जन करने का प्रयास किया जाएगा। तो भारत सरकार का ये इसमें मोटो रहा था कि भाई हम ऊर्जा तो देंगे, लेकिन उसके साथ साथ प्रशिक्षण देंगे, और उसके अलावा हम रोजगार भी देंगे, है ना, रोजगार भी देंगे। आज तो भारत सरकार कह रही है कि सोना कम खरीदो, आज तो भारत सरकार कह रही है विदेश में मत जाओ, अपने देश में रहो, लेकिन प्रधानमंत्री चले जाएंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ, पेट्रोल डीजल कम करो, ये सारी चीजें। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। गांधी ने विख्यात कर्तव्य राजद्रोह मेरा धर्म है गया है। देखो, इन्होंने कहा था महात्मा गांधी जी के द्वारा राजद्रोह मेरा धर्म हो गया है, ये किसमें कहा था? अब महात्मा गांधी जी से बहुत इजी से क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, अगर आप चाहोगे तो इनका आंसर इजी वे में भी निकाल सकते हैं। चलिए देखिए, चंपारण सत्याग्रह। आप मुझे एक बात बताओ, लंदन में गोलमेज सम्मेलन में कहेंगे क्या? नहीं। भारत छोड़ो आंदोलन 1942, ये तो बहुत बात की बात है, कहेंगे तो इससे पहले कहेंगे? बोले सर नहीं। अब यहां पर आता है दांडी में नमक कानून, जो दांडी मार्च किया था, सार्वजनिक रूप से उल्लंघन करने के समय महात्मा गांधी जी पे, इससे पहले महात्मा गांधी ने चंपारण किया, खेड़ा किया, मजदूर मिल हड़ताल उसमें पार्टिसिपेट किया, इन सब के अलावा असहयोग आंदोलन किया, समझे कि नहीं, तो शवन्य अवज्ञा आंदोलन, तो इससे पहले कई हो चुके थे। तो जब महात्मा गांधी जी आप देखोगे खासतौर पर दांडी नमक कानून में थे, तो उस समय खासतौर पर इन्होंने इस बात को कहा था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर अगर हम बात कर ले, क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि दांडी में नमक कानून का सार्वजनिक रूप उल्लंघन करते समय महात्मा गांधी जी ने कहा था कि राजद्रोह मेरा धर्म हो गया है, क्योंकि उस समय ब्रिटिश जो एम्पायर हुआ करता था वो राजद्रोही लगाया करता था, और राजद्रोह लगा करके सीधा सेडिशन के माध्यम से जेल में डाल देते थे। आज ऐसी तो करती है सरकार। कोई अगर बोलता है सरकार के खिलाफ जाने का प्रयास करता है, कटु आलोचना, तो कहते हैं ये आंतरिक अशांति पैदा कर रहा है, इसको उठाओ और सीधा जेल में डाल दो। चलिए, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नाचती हुई लड़की मतलब कि डांसिंग गर्ल नामक प्रख्यात नारी लघु मूर्ति किस पदार्थ से बनी हुई थी? देखो, बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है। आपसे कहा मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की बात हो रही है और पूछा गया धातु, तो उस समय क्या थी? उस समय कांस्य युगीन सभ्यता, हम ऐसी थोड़ा ही नहीं कहते हैं। तो ये कह रहे हैं आपके इंद्रो जो आपकी मणि की बनी होगी, नहीं। मृतिका किले की थी, नहीं। सोने की थी, नहीं। किसकी है? कांसे की थी। तो बहुत ही इजी सा ये क्वेश्चन है, बताओ कि नहीं? बिल्कुल हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो कितने इतने इजी क्वेश्चन थे, है ना। 2025 में ऐसा तो नहीं था
लेकिन क्या हुआ है मालूम है, कई बार अच्छे क्वेश्चन देख करके गलत करने के चांसेस रहते, लेकिन फैक्चुअल भी थे। चोरा चोरी घटना के परिणाम स्वरूप बंदी बनाए गए लोगों को किसने विधिक प्रतिरक्षा मतलब कि लीगल डिफेंस प्रदान किया था, तो बताइएगा इसमें कौन थे। देखो कुछ तो क्वेश्चन ऐसे ही कट जाते हैं, डॉक्टर शफीउद्दीन किचलू और ख्वाजा हसन निगाजी, ये तो गलत है, ये कतापी गलत है। MS जिन्ना ये भी गलत है, MA जिन्ना जो थे ये भी गलत है। मदन मोहन मालवीय और कृष्णकांत या फिर RC दास, बस आपको यहीं पर आपको क्या है ये क्वेश्चन को पिक करना है। एक तरफ एक व्यक्ति दे के रखे हैं, दूसरी तरफ दो, तो यहां पर RC दास नहीं थे विद्यार्थी, ये थे मदन मोहन मालवीय और कृष्णकांत मेनन। चोरी चोरा घटना याद कीजिएगा, जब महात्मा गांधी जी के द्वारा आपका असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था 1920-21-22 में किया गया था बेसिकली, और फिर आगे चल के ये आप देखोगे चोरा चोरी घटना हो गई थी गोरखपुर में, 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया गया था। तो फिर उसके बाद में महात्मा गांधी जी ने 5 फरवरी को ये घटना हुई थी, 12 फरवरी 1922 को इसको वापस ले लिया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इनका उद्देश्य ये था, जो चोरा चोरी में घटना हुई थी, इनका उद्देश्य केवल इतना था कि भाई जो आपने जलियांवाला बाग में निहरसंगर जो आपने संहार किया है उसका हमें बदला लेना है। मैं एक बार इसको रिफ्रेश कर देता हूं, आपका अगर कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिएगा विद्यार्थी। आप में से अगर किसी विद्यार्थी को कोई डाउट है तो कमेंट्स में आप अपना डाउट पूछ ले, मैं एक बार इसको रिफ्रेश कर देता हूं, है ना। चलिए क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन है 74 नंबर क्वेश्चन। ये कह रहे हैं आपसे निम्नलिखित में से किस एक घटना के उपरांत गांधी जी ने जो अस्पृश्यता का सतत विरोध करते रहे और सभी क्षेत्रों में से उसके उन्मूलन के लिए अपील करते रहे, अपने राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्रम में हरिजनों के उत्थान को शामिल करने का निश्चय किया। तो ये जो हरिजन वाला मुद्दा है, जब डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच में जो विवाद हुआ था, पूना जो समझौता हुआ था, तो उसी समय महात्मा गांधी जी ने आप देखोगे हरिजन सभा की स्थापना करी थी। तो यहाँ पर ये 1935 का प्रख्यान छोड़ो, इसको भारत छोड़ो आंदोलन इसको भी छोड़ो, गांधी इरविन समझौता जब हुआ था इसको भी छोड़ो, ये तो डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच में जब पूना समझौता हुआ था वहां पर आपको देखने के लिए मिलता है। क्लियर, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था, हार्ड नहीं था। आइए अब देखो, आपने कहा है कि सर 3 स्टेटमेंट दिखे और पूछे कि कितने सही हैं, तो आप लगा दो 2। ऐसे नहीं करना है, आपको पहले नॉलेज अपनी यूज करनी है, फिर देखो कैसे करना है। देखो क्वेश्चन को यहां पर कह रहे हैं उपयुक्त में से कितने 16वीं और 17वीं शताब्दियों में पुर्तगालियों द्वारा भारत लाए गए थे। जरा सोचो, इनमें से कुछ फल पूछे गए हैं जो पुर्तगालियों द्वारा भारत लाए गए थे। यूपीएससी ने देखो कैसे अपना ट्रेंड पैटर्न देखो परिवर्तन किया विद्यार्थी। पहले यूपीएससी पूछती थी आपसे कि अंग्रेज यहां से क्या क्या लेके जाते थे, अब ये पूछ रही है यूपीएससी अंग्रेज भारत में क्या क्या लेकर आए। अब पैटर्न बदल दिया है, और आपने क्या पढ़ा है, आपने ये पढ़ा है हिस्ट्री की किताबों में कि अंग्रेज यहां से ये चीजें लेके गए थे। आपने ये नहीं पढ़ा है इतिहास के पन्नों में कि अंग्रेज क्या क्या लेकर के आए थे, और यूपीएससी क्या पूछ रही है, अंग्रेज क्या क्या लेकर के आए थे। अब ये एक तरीके से कॉमन सेंस है, आपको लगाना पड़ेगा, गैस वर्क करना पड़ेगा। तो देखो मैं आपको बताता हूं, मुझे एक बात बताओ, यहां पर अगर हम बात कर ले अंग्रेजों की, तो क्या पपीता भारत में होता था? बोले सर नहीं। ये कौन लेकर के आए थे? पपीता वगैरह ये सब अंग्रेज लेकर के आए थे, बिल्कुल सही है। अनानास ये भी अंग्रेज लेकर के आए थे, अमरूद ये भी अंग्रेज लेकर के आए थे। ये भारत में नहीं है, ये भारत की फसलें नहीं है। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्लियर हुआ, ये भारत की फसलें नहीं है। सभी 3 इसमें क्या है आपको देखने के लिए मिलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो 76 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, उपयुक्त देशों में से कितनों में 4 से अधिक काल क्षेत्र मतलब कि टाइम जोन है। जब आपसे 5 स्टेटमेंट हो और 5 स्टेटमेंट में मैंने आपको क्या सिखाया है कि 3 तो उसमें 100% होता है, तो इसमें कितने हैं ये आपको बताना है। तो देखो 3 के हिसाब से आंसर सी आना चाहिए। बोले सर बिल्कुल सही है। तो आइए जरा देखते हैं यूनाइटेड किंगडम, जो यूनाइटेड किंगडम है इसमें कितने हैं।
डेनमार्क में कितने हैं, ऑस्ट्रेलिया में न्यूजीलैंड में कितने हैं, ऑस्ट्रेलिया में कितने हैं, ब्राजील में तो एग्जैक्ट मेरे को मालूम है कि इसमें तो 4 है और पूछा गया है 4 से अधिक, तो ये तो होगा नहीं। ऑस्ट्रेलिया में भी आई थिंक 4 हैं, लेकिन यूनाइटेड किंगडम में समथिंग 9 है, डेनमार्क में भी समथिंग 9 है, और न्यूजीलैंड में अगर हम बात कर लें, न्यूजीलैंड में भी न्यूजीलैंड में आई थिंक न्यूजीलैंड में 5 है आई थिंक, कितने हैं मैं इस पर थोड़ा सा श्योर नहीं हूं इस पे, लेकिन आंसर तो इसमें सी आएगा। थोड़ा सा मैं ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में कंफ्यूज हूं, आप एक बार चेक करना विद्यार्थी, है ना। अब मस्तिष्क में मैंने पढ़ा तो था सारी चीजें, लेकिन वो है ना, मस्तिष्क की अपनी फितरत होती है, तो कहां तक वो याद रखेगा। तो इसमें आंसर तो सी है, लेकिन अब इसमें न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में एक बार आप चेक कर लेना। ओके चलो एक बार आप इसको चेक कर लेना, लेकिन इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, टाइम नहीं गवाएंगे, सीधा आगे बढ़ते हैं। आपको इसका राइट आंसर बता देना है ना, आंसर तो इसका सी है, लेकिन एक बार चेक कर लेना आप कि कौन कौन से में है। आइए आगे बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन आपका ज्योग्राफी का है और बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। हाँ देखो, और यूपीएससी ने मालूम है क्या किया है, देखो इस क्वेश्चन में साइबेरिया और अनादिर, साइबेरिया में अनादिर, और इसमें थोड़ी सी गलती की है यूपीएससी ने, जरा समझना। साइबेरिया में अनादिर और अलास्का में नोम एक दूसरे से कुछ किलो ही मीटर दूर है, किंतु जब इन शहरों में लोग जागते हैं और नाश्ते के लिए तैयार होते हैं तो अलग अलग दिन होते हैं। अब आपको पता होना चाहिए साइबेरिया किधर है, साइबेरिया रूस में है और अलास्का अमेरिका का क्षेत्र है, और इन दोनों के बीच में वेरिंग जल संधि है, वेरिंग स्ट्रेट, ऊपर आर्कटिक सी है और नीचे आपको कौन सा मिलेगा, प्रशांत महासागर है। और यहीं से आपकी क्या है, जो डेट लाइन है वो गुजारी चाहिए, इंटरनेशनल जो टाइमलाइन जोन है वो यहीं से गुजरता है। तो बात एकदम सही है, दोनों में अलग अलग है। अब देखो रूस जो है वो पूरब में है और अमेरिका जो है पश्चिम में है। अगर आप पश्चिम में जाते हो तो एक दिन की कमी होती है और पूरब में आप आते हो तो एक दिन की वृद्धि होती है। अगर कोई अलास्का से रशिया में आएगा, साइबेरिया में आएगा तो एक दिन की वृद्धि होगी। मतलब सर अगर मान लीजिए अलास्का में आज शनिवार है, आज शनिवार है, तो अगर आप आज ही चले गए तो वहां पर आज क्या हो रहा होगा, आप अलास्का में मान लीजिए मैं अलास्का में आपको पढ़ा रहा हूं, तो साइबेरिया में क्या है, अगर आज शनिवार है तो वहां रविवार होगा, मतलब ये एक दिन आगे। अगर आप साइबेरिया में रविवार है तो एक दिन पीछे, ऐसे। तो पूरब में जोड़ते हैं और पश्चिम में, हम जो है वो पूरब में, एशिया पूरा का पूरा कहां है, पूरब में, ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर, हाँ। तो पहला स्टेटमेंट सही है। अब देखो दूसरा स्टेटमेंट पढ़ना, जब अनादिर में सोमवार होता है, आप मुझे बताओ अनादिर में सोमवार, अनादिर में सोमवार होता है, ये कौन सी बात हुई। एक तरफ कहा गया है साइबेरिया में अनादिर है और अलास्का में नोम है, देखो कैसे कंफ्यूज किया है, क्या है कि नहीं बोलो। यूपीएससी से थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी, इसको आपको क्या करना है, आपको ये समझ के चल रहा है कि साइबेरिया में अनादिर है और वहां पर क्या है, सोमवार हो रहा है, तो यहां पर कहोगे आप अनादिर की जगह साइबेरिया, यहां पर इनको साइबेरिया लिखना चाहिए था। जब साइबेरिया में सोमवार है तब नोम की जगह इनको अलास्का लिखना चाहिए था, तो वहां पर मंगलवार होगा। नहीं विद्यार्थी, ये गलत है। अगर साइबेरिया में सोमवार है तो वहां पर जो आपका अलास्का है ना वो एक दिन पीछे होगा, वहां पर क्या होगा, रविवार होगा, क्योंकि हम पूरा 1 घंटे आगे रहते हैं उनसे, 1 घंटे सॉरी 1 दिन हम पूरा आगे रहते हैं। क्लियर हुआ, हाँ। मैं फिर से बता रहा हूं, देखो जो रूस है और जो भारत है, जो एशिया है ना वो पूर्वी देश है, और जो अमेरिका है, यूरोप है, ये पश्चिमी जगत के देश है। ये आपको ध्यान में रखना है, बस इतनी सी लाइन। अगर आप पूरब में जाओगे तो एक दिन जोड़ोगे, अगर आप पश्चिम में जाओगे तो एक दिन घटाओगे, इतना ध्यान में आपको रखना है। तो यहां पर क्या है, जब साइबेरिया में आप आते हैं तो सोमवार होता है, तो अगर आप अलास्का में जाओगे अमेरिका में तो वहां पर एक दिन पीछे जाओगे, ना कि आगे जाओगे। तो सेकेंड स्टेटमेंट गलत है, पहला स्टेटमेंट सही है। आगे बढ़ते हैं, इजी क्वेश्चन था, ये भी क्वेश्चन इजी था, हिस्ट्री का क्वेश्चन। आप हिस्ट्री पे ज्यादा फोकस मत करना, अगर आपने हिस्ट्री को थोड़ा बहुत भी समझा है ना, आप फिर भी आंसर निकाल ले जाओगे। इनमें से कौन आत्मसम्मान आंदोलन मतलब कि सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट्स के संस्थापक हैं, चलो एक एक करके बात करते हैं। तो देखो यहां पर भास्कर रावर, ये तो हो ही नहीं सकते, मुझे जहां तक उम्मीद है ना, ये तो हो ही नहीं सकते। उसके साथ साथ दिनाकर राव, ये भी इसमें नहीं हो सकते। और डॉक्टर अंबेडकर ने आत्मसम्मान आंदोलन नहीं किया था, तो ये बात आपकी गलत है। पेरियार, ईवी स्वामी नायकर, ये साउथ इंडिया में बहुत ज्यादा एक्टिव रहे थे, इसलिए इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एकदम फैक्ट था, कोई इसमें समस्या दुख दर्द वाली बात है नहीं। आ जाइए आ जाइए आ जाइए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, देखो 79 नंबर क्वेश्चन।
पूछा गया है कितनी पंक्तियां सही जानकारी आपको सुमेलित है। एक तरफ है आपका किस संसाधन से समृद्ध देश है, जैसे बोत्सवाना हीरा के लिए जाना जाता है, तो ये आपको बताना है। बोत्सवाना में हीरा होता है, बिल्कुल सही बात है सर। चिली में लिथियम होता है, ये भी बात सही है। इंडोनेशिया में निकेल होता है, ये भी बात सही है। तो तीनों स्टेटमेंट यहां पर सही सुमेलित खाते हैं। और यूपीएससी क्या है, इस बार भी ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछेगा, अब वो सही होगा कि नहीं ये आपको बताना है, ये आपको बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रियंका देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर। 80 में कह रहे हैं आपसे, यहां पर क्या कहा गया है, पंक्तियों में जानकारी कितनी सही सुमेलित है। एक तरफ क्षेत्र है और एक तरफ देश है, जैसे मेलोरका इटली में, नॉर्मंडी ये आपका स्पेन में, और सार्डिनिया फ्रांस में। दीजिए इसका राइट आंसर कौन सा आपका सही है 80 में। हाँ जी 80 का करेक्ट आंसर दें सभी विद्यार्थी। चलो एक एक करके बात कर लें। मेलोरका की बात कर लें, मेलोरका आपको कहां पर मिलता है, स्पेन में मिलता है। नॉर्मंडी की बात कर लें, नॉर्मंडी आपको कहां पर मिलेगा, फ्रांस में मिलेगा। और साइडेरिया आपको मिलता है कहां, इटली में। तो ये सभी गलत है, अलग अलग सुमेलित कर दिए गए हैं, तो यहां पर सभी गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सही पूछा था आपसे, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोई भी इसमें सही नहीं है। एक बात यहां से मैंने निकाली, 80 में डी आंसर है। एक बात मैंने यहां से निकाला, रिजल्ट ये निकला मेरी तरफ से कि अगर आपसे कोई प्लेस वाला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, प्लेस इन न्यूज पूछा जा रहा है ना, ध्यान रखना, प्लेस इन न्यूज का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो अब या तो उसमें आप देखोगे सही होंगे या फिर उसमें गलत होंगे। अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं, अगर मान लीजिए 2 क्वेश्चन पूछे, एक में आपने सही लगाया और एक में आपने गलत लगाया, बोले सर अब ये कैसे डिसाइड करेंगे, मान लीजिए दोनों हम सही कर दें, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप रिस्क लेना चाहते हो, या तो उसमें सही होंगे या फिर गलत होंगे। और देखना कि 2026 में भी ऐसे क्वेश्चन आपको देगा, और ये इसने सत्यापित कर दिया है। क्योंकि कई बार क्या था ना, 3 में से अच्छा 2 तो सही है, तो विद्यार्थी 2 लगा देते थे। तो यहां पर आपको समझना पड़ेगा चीजों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। 81 नंबर कथन पहला है, फिर कथन 2 है। कथन पहला है, कुछ दुर्लभ मृदा तत्व, मतलब कि आप देखोगे सपाट टेलीविजन स्क्रीन और कंप्यूटिंग मॉनिटर के लिए निर्माण प्रयुक्त होते हैं। बिल्कुल, जहां पर कुछ शब्द आ जाए ना, कुछ होता है, बिल्कुल कुछ दुर्लभ मृदा तत्वों में आप देखोगे स्फुरदीप्त गुणधर्म होते हैं, तो ये बात भी आपकी क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। और इसलिए तो इनका हम क्या कर लेते हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं। बिल्कुल समान एकदम शब्द है और एकदम बात करी गई है यहां पर भी, तो दोनों बातें सही है, ये इसकी सही व्याख्या करता है, ये आंसर आ जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना था। सर डेली क्लास क्यों नहीं लेते हैं, सर क्या करें, सर की तरफ थोड़ी सी चीजें विपरीत चल रही हैं, तो इसलिए सर डेली क्लास नहीं ले पा रहे थे, है ना। हाँ, लेकिन अभी क्लास जो चल रही है उसको देखो, बाकी चीजों पे ध्यान मत दो। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है आपसे उपयुक्त में से कौन सा सही नहीं है। देखो सही नहीं पूछा गया है, यहां पर फोकस करना। भारतीय रेलवे ने 2028 तक भविष्य के लिए तैयार रेलवे प्रणाली सर्जन करने हेतु एक राष्ट्रीय रेल प्लान तैयार किया है। अब देखो 2028 एक डेटा दे दिया, भविष्य के लिए तैयार किया है ऐसा प्लान। क्या ये बात आपकी सही है, आपको ये बताना है। नहीं, ऐसा कोई प्लान तैयार किया होगा, बिल्कुल इतने सारे काम करिए तो जरूर किया होगा, ऐसी बात है क्या, ये गलत है बाबू, ये गलत है। 2028 कहां से आ गया, 2030 भारत सरकार करती रहेगी। आजकल पूरी दुनिया 2030 में बदलने वाली है, और 47 में तो भारत विश्व गुरु बन जाएगा। बस आप देखते जाओ, सारी चीजें आपके सामने होंगी। आपने बहुत ही सही टाइम पे जन्म लिया है इस पृथ्वी पे, बहुत सही टाइम पे आपको इतने परिवर्तन मिल रहे हैं। आपने वो वैसे सेल फोन भी देख लिए, आपने एसटीडी कॉल भी देख ली, आपने स्मार्टफोन भी देख लिए, आपने एआई का दौर भी देख रहे हो, आप बहुत सारी चीजें देखोगे, आप दुनिया बदलती देखोगे। 2047 में तो भारत विश्व गुरु बन जाएगा। अब पता नहीं बनेगा नहीं बनेगा, लेकिन बनने तो तय है। तो गलत है। कवच जर्मनी के सहयोग से विकसित एक क्या है, स्वचालित ट्रेन सुरक्षा कवच है। जो कवच है, अगर हम इसकी बात कर ले विद्यार्थी, ये भारत का स्वदेशी है। हमने जर्मनी परमनी के सहयोग से नहीं किया गया, ये हमारा स्वदेशी सिस्टम है। क्या है, स्वदेशी सिस्टम है ना। हाँ, स्वहित में है, ये बात गलत है। कवच प्रणाली में स्टेशन आप देखोगे सेक्शन में ट्रैक पर लगे होते हैं एफ, जो RFI मतलब कि एफ इसको बोलते हैं, RFID जो लगा होता है, फ्रैक्शन जो आपकी रेड होती है, उसके तहत ये काम करता है। और वहां से सिग्नल ट्रेन को मिल जाते हैं और फिर वो काम करता है पूरा सिस्टम। तो ये बात तो सही है, इसमें गलत पूछा गया था। तो देखो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं, सब बचोगे, सब, कोई कहीं नहीं जाएगा। आप देख लेना, 2000 आपको 47 में मिस्टर कुमार सर भी मिलेंगे और आप भी सब बचोगे, कोई कहीं नहीं जाएगा। आपको क्या लगता है, बस आप अपनी हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखना,
बाकी चीजें बिल्कुल सही रहेंगी, है ना। हाँ, जल्दी से आईएएस वाईएएस बनो, थोड़ी सी इक्विपमेंट थोड़े से सुधार करो थोड़ा सा, है ना। अगर थोड़ा घर सही नहीं है तो थोड़ा घर बना लो, एसी नहीं है घर में तो एसी लगवा दो सबके लिए, कैसे नहीं बचेंगे। जहां पर जो समस्या, वो समस्या को ठीक कर लो, है ना, तो चीजें आपकी सही हो जाएंगी। तो चीजें करो, प्लांटेशन थोड़ा लगा लो अपने आस पड़ोस में, घर थोड़ा छोटा है उसको बड़ा कर लो, है ना। लेकिन जल्दी से आईएएस बनो, उसके लिए आपको कुछ पैसे मुद्राएं कमानी होंगी, काम करना होगा अपना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। उपयुक्त अंतरिक्ष मिशनों में से कितने सूक्ष्म गुरुत्व मतलब कि माइक्रोग्रेविटी विषय अनुसंधान को प्रोत्साहन और समर्थित करते हैं। बेसिकली आप सब क्या बनना चाहते हैं, आईएएस क्यों बनना चाहते हैं? अच्छा पद है, वेतन भत्ते ठीक मिलते हैं, सुख सुविधाएं थोड़ी ठीक है, पावर है ना, थोड़ा सा आनंद की अनुभूति होती है उस पद पे बैठ के, जो कि एक कांस्टेबल या फिर एक पुलिस वाला बन करके या कोई ऐसा बन करके आपको शायद नहीं होगी। तो इसलिए आपने एक पद चुना है कि नहीं मेरे को तो राजा बनना है, तो राजा बनना है तो मेहनत करो। तो यहां पर देखो, यहां पर कह रहे हैं गुरुत्व माइक्रोग्रेविटी पर ये सभी काम करेंगे, चाहे एक्सोम मिशन है, जो आपका स्पोडेक्स है वो भी है, गगनयान है ये भी है। इन चारों मिशन को, इन तीनों मिशन को विद्यार्थी पढ़ के जाना, चंद्रयान 4 और चंद्रयान 5 को भी पढ़ के जाना। और इन सबके अलावा जो आपका L1 है, लैंग्वेज जो पॉइंट है वो भी पढ़ के जाना, अभी क्वेश्चन नहीं बनाया उस पर। तो ये सभी आपके सही हैं, तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बेसिकली साइंस एंड टेक के क्वेश्चन बड़े साधारण से क्वेश्चन होते हैं और अधिकतर ये पाया गया है कि वो क्वेश्चन सही होते हैं। चलो, वायुयान के प्रकार हैं और वितरण देखे रखा है, जैसे डॉर्निया 228 समुद्री गश्ती वायुयान है, IL-76 पराध्वनिक युद्ध वायुयान है, और C-17 ग्लोब मास्टर जो आपका 3 है, ये सैन्य परिवहन वायुयान है। तो इसमें कितने सही सुमेलित हैं, आपको इसका राइट आंसर बताना है 84 में। हाँ जी, दीजिए इसका राइट आंसर। चलिए, तो देखो अगर हम बात कर ले इसमें कौन सा सही है विद्यार्थी, इसमें केवल ये जो आपका तीसरा है ये गलत है, बाकी का पहला और दूसरा इसमें सही है। तो कितने सही सुमेलित हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जो आपका डॉर्निया 228 है ये समुद्र गश्ती वायुयान है, IL-76 ये आपका पराध्वनिक युद्ध वायुयान है, लेकिन C-70 जो आपका 17 है ये ग्लोब मास्टर 3 नहीं है, तो ये आपका सैन्य परिवहन वायु नहीं है। तो ये बात आपकी गलत है, इसमें 1 और 2 सही हो जाएंगे, बाकी इसमें गलत है। आगे बढ़ते हैं। यहां से भी लगातार क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल रहा है कि वायु जो प्रदूषण को कम करने के लिए कृत्रिम वर्षा, आपने क्लाउड सीडिंग के बारे में पढ़ा होगा, आर्टिफिशियल रेन के बारे में पढ़ा होगा, दिल्ली में करवाई जाती है हर बार, है ना। राजस्थान में करवाई गई थी, सफल नहीं हुई थी क्योंकि वहां पर क्लाउड नहीं था, बादल होना इसके लिए जरूरी होता है। तो कृत्रिम वर्षा कराने के तरीकों का प्रयोग किया जाता है, तो बताइए इसमें किन किन का आपका उपयोग करते हैं। तो नीचे से चलते हैं, सिल्वर नाइट्रेट और पोटेशियम क्लोराइड नहीं, सिल्वर आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट नहीं, सिल्वर आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड, सिल्वर नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड। दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपने सारी चीजें पढ़ी होंगी लेकिन स्टूडेंट्स यहां पर नाइट्रेट के बारे में नहीं पढ़ा होगा, तो नाइट्रेट इसके नहीं आता है, ये सिल्वर आयोडाइड और आप देखोगे पोटेशियम आयोडाइड का इसमें प्रयोग होता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो नाइट्रेट वगैरह नहीं आता है, तो नाइट्रेट जहां पर भी था ना इसको आप काट देते तो आपका राइट आंसर मिल जाता। बी में भी देखो नाइट्रेट है, सी में भी नाइट्रेट है और आपका डी में भी नाइट्रेट है। आगे बढ़ते हैं, तो प्रतिवर्ष क्वेश्चन आता है, क्लाउड सीडिंग को आवश्यक रूप से पढ़ के जाइएगा। भारत के राष्ट्रपति की क्षमा प्रदान करने की शक्ति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की शक्ति होती है, लघुकरण, विराम, क्षमादान, निलंबीकरण और एक और होती है ना, ये भारत जो आपके राष्ट्रपति हैं इनकी कुछ शक्तियां दी गई हैं। राष्ट्रपति द्वारा इस शक्ति का प्रयोग सीमित न्यायिक प्रवलोकन के अधीन लाया जा सकता है, बिल्कुल लाया जा सकता है, जुडिशरी इस पर रिव्यू हो सकता है, क्योंकि आपने किसी की अगर मान लीजिए मृत्यु दंड को माफ किया है, किसी की आपने फांसी की सजा को टाल दिया है, या आपने उसको निलंब करके घर भेज दिया है कि क्षमा कर दिए जाओ घर, क्लीन चिट लगा दिया, आपने कोई अपराध नहीं किया, आप निर्दोष है, तो उसकी जांच करेगा बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट, उस प्रक्रिया की जांच करेगा आपने किस बेहद पर चीजों को करा है। राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग केंद्र सरकार की सलाह के बगैर कर सकता है, नहीं, ये बात गलत है। केंद्र सरकार की सलाह के बगैर इस शक्ति का तो प्रयोग कदापि नहीं कर सकता। राष्ट्रपति को यह अधिकार ही नहीं है बाबू को कि वो कुछ काम ऐसे कर सके, है ना। जो राष्ट्रपति हैं देश के महिमा
जो आप देखोगे राष्ट्रपति आपको देखने के लिए मिलते हैं, उनको इतनी पावर नहीं है। उनके लिए तो संविधान का अनुच्छेद 74 बना दिया गया और एक मंत्री परिषद उनके पीछे बैठा दी गई, जो ये कहेगी वो आप करोगे, बाकी चीजें आप चुप रहोगे। तो दूसरा गलत है, पहला इसमें सही है। आपने ये सारी चीजें ऑलरेडी पढ़ी। पॉलिटी के आप विद्यार्थी भी हैं तो आपको ये बहुत ही इजी महसूस हो रहा होगा। आइए क्वेश्चन देखते हैं। इसको भी आपको पढ़ के जाना चाहिए, इस वाले सेक्शन को आपको देख के जाना चाहिए। देखो मैं आपको बता देता हूं, लोकसभा में कोई भी विधेयक है, चाहे राज्यसभा से आया हो या लोकसभा में स्वयं का हो, अगर लोकसभा विघटित होती है तो विधेयक विघटित हो जाता है। यदि कोई विधेयक लोकसभा ने पारित किया हो, राज्यसभा में चलाया हो गया, लोकसभा विघटित हो गई, वो भी विधेयक क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। यदि कोई विधेयक राज्यसभा ने पारित किया है और राज्यसभा में ही है तो नहीं होगा। अगर राज्यसभा से पारित हुआ है, लोकसभा में चला गया, तो वो लोकसभा के विघटन पर लैप्स हो जाएगा। अगर किसी विधेयक पर जो आपका राष्ट्रपति के द्वारा आप देखोगे ज्वाइंट सिटिंग बुला ली जाती है ना, आर्टिकल 108 का प्रयोग करते हुए, तो उस कंडीशन में वो लैप्स नहीं होता है लोकसभा विघटन होने पर। और यदि एक बार संयुक्त अधिवेशन बुलाने के साथ साथ, संयुक्त जब अधिवेशन बुलाता राष्ट्रपति किसी भी विधेयक पर, तो उसमें आप फिर क्या है, संशोधन नहीं कर सकते, जो बिल वह है वही रहेगा। तो अब इसका आंसर आप इजी वे में दे सकते हैं। देखो लोकसभा के विघटन होने पर विघटन के पश्चात होने वाले लोकसभा के पहले अधिवेशन ठीक पहले तक अध्यक्ष अपने पद को रिक्त नहीं करेगा। मतलब कि ये बात आपकी सही है कि भाई जो अध्यक्ष होते हैं वो अपना पद क्यों रिक्त करेंगे, वो एक संवैधानिक पद है, जब तक दूसरा अध्यक्ष उस पर चुनकर नहीं आएगा तब तक वो नहीं करते हैं। बात एकदम सही। भारत के संविधान के उपबंधों के अनुसार लोकसभा का कोई सदस्य अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होने पर अपने राजनीतिक दल से तुरंत इस्तीफा दे देता है। नहीं, ये हमारे यहाँ पर नहीं है कि हमारे यहाँ पर तो रहते हैं ओम बिरला अभी लोकसभा के अध्यक्ष विद्यार्थी, तो लोकसभा स्पीकर को आवश्यक रूप से पढ़ के जाना है। तो आप मुझे बताओ, क्या उन्होंने बीजेपी पार्टी से रिजाइन कर दिया? नहीं ना, बीजेपी पार्टी से वो विधायक हैं। और कहां से आते हैं वो? कोटा, जो कोटा है राजस्थान का, वहां से आते हैं, है ना, कोटा से। तो ये सेकंड गलत है। लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा, किंतु कोई संकल्प तब प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की कम से कम 14 दिन पूर्व सूचना न दी गई। बिल्कुल सही बात है। आपको पहले स्पीकर साहब को बताना पड़ेगा कि देखिए हम आपको हटाना चाहते हैं और इस बिहेव पर हम आपको हटाना चाहते हैं। तो सेकेंड इसमें गलत था, बाकी का पहला तीसरा सही है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अपने नोट्स में लिख लो, स्पीकर मुझे पढ़ना है पूरा डिटेल्स में, क्या क्या शक्ति है, क्या क्या कर सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं। 88 नंबर, यदि कोई प्रश्न उठता है कि लोकसभा का कोई सदस्य 10वीं अनुसूची के अधीन निरहता से ग्रस्त हो गया है या नहीं, तब संघ की मंत्रिपरिषद की राय के अनुसार राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होगा। देखो राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम नहीं होता है, ये कौन डिसाइड करता है? ये स्पीकर करते हैं डिसाइड कि आप दल बदल पर आप पे कानून लागू होता है कि नहीं। राष्ट्रपति से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट आपकी बात गलत है। भारत के संविधान में शब्द राजनीतिक दल का उल्लेखनीय नहीं है। देखो राजनीतिक दल का उल्लेख नहीं है, ये जो शब्द है ये बात आपकी गलत हो जानी चाहिए, क्योंकि राजनीतिक दल का उल्लेख तो किया गया है। जो रिप्रेजेंट ऑफ पीपल एक्ट है 1951 का, उसमें भी इसकी चर्चा की गई है और भारत में राष्ट्रीय पार्टियों की भी चर्चा परिचर्चा आपको देखने के लिए मिलेगी। तो ये बात आपकी क्या हो जाएगी? ये बात आपकी गलत हो जाएगी। इसमें दोनों बातें गलत है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इट इज क्लियर या नो? हाँ, बोथ आर रॉन्ग, दोनों यहां पर बातें एकदम गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 89। दो कथन आपको देके रखे हैं। सबसे पहले आपको दोनों कथनों को पढ़ना है, फिर उसके बाद इसका राइट आंसर देना है। पहला, भारत में राज्य सरकारों के पास गौण खनिजों के निष्कर्षण के बारे में रियायत देने के लिए नियम बनाने की कोई शक्ति नहीं है, भले ये ऐसे खनिज उन अपने मतलब कि उनके अपने भूभाग। देखो ये क्या बात कही गई है? आप मुझे बताओ, आप ही के घर में खनिज है और आप ही नहीं निकाल सकते, दूसरा व्यक्ति आके निकालेगा क्या? नहीं ना, आप ही निकालोगे। तो ये बात गलत है। इनको ये अधिकार है, निष्कर्षण के बारे में रियायत के लिए नियम बनाने की कोई शक्ति नहीं है इनको, ये अधिकार है इनको। रूल जो बनाती है वो केंद्र सरकार बनाती है, मैनेजमेंट का सारा अधिकार इनको दे के रखा है। तो ये बात गलत है। और दोनों बना सकते हैं, इस पे भी राइट्स, ये भी आपको ध्यान में रखना है।
भारत में केंद्र सरकार के पास प्रासंगिक विधि के अधीन गौण खनिजों को अधिसूचित करने की शक्ति है। बिल्कुल। और हमने क्या किया है, हमने 30 ऐसे गौण खनिज भी अपने आप देखोगे क्या किए हैं, लिस्ट किए हैं भी। हमारे 30 गौण खनिज है, इन पे हमें काम करना है। भारत सरकार का लक्ष्य भी तो रखा गया, इसी को ध्यान में रख के रखा गया। तो यहां पर पहला गलत था, दूसरा आपका सही है। तो देखो आंसर इजी आ गया। ऐसे क्वेश्चन में आपको केवल ये बात तय करनी है कि कौन सा इसमें सत्य है और कौन सा असत्य है। आप देखो एक माइंड से जाना, कभी भी एग्जाम देने, जो भी विद्यार्थियों का 2026 में एग्जाम दोगे आप, मैं सभी से कह रहा हूं, केवल इस माइंडसेट से जाना है आपको एग्जाम में। मुझे एग्जाम हॉल के अंदर जाकर के पेपर में सही और गलत का चयन करना है, मुझे और किसी चीज का चयन नहीं करना। क्वेश्चन ये विकल्प सही है या गलत है, सही है या गलत है, सही है या गलत है, इस अप्रोच के साथ जाना है। और अपनी स्ट्रेटजी मैं बता दूं आपको, अभी रुक जाओ थोड़ा सा, मैं आपको बता दूंगा। पहले सीसैट और करा दूं 2025 का, फिर मैं आपको बताऊंगा 24 का भी कराऊंगा, फिर आपको मैं बताऊंगा कि कैसी आपको स्ट्रेटजी रखनी चाहिए, है ना। इसकी मैं आज ही बता दूंगा। तो यहां पर आपका पहला गलत है, दूसरा इसमें सही है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपका 90 नंबर। ये कह रहे हैं किस संस्था ने जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता की हानि के नियंत्रण हेतु पुनर्स्थापन विधि नेचर रिस्टोरेशन लॉ मतलब कि NRL को अधिनियमित किया है। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है विद्यार्थी। ये यूरोपियन यूनियन के द्वारा बनाया गया कानून था जिस पर ये खासतौर पर आपसे पूछा गया है। क्लियर हुआ कि नहीं। तो ये क्वेश्चन आपसे करंट अफेयर का क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर ए है। इस बार क्या है, जो यूरोपियन यूनियन है ना, जो यूरोप है, उसने अपना वही कार्बन बॉर्डर मैनेजमेंट जो टैक्स है वो लागू कर दिया 1 जनवरी 2026 से। और एक एक्ट है, एक रूल है जो एआई को लेकर के, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के अमेरिका ने लागू किया है। शायद वो क्वेश्चन आपसे बन सकता है, जैसे ये क्वेश्चन पूछ लिया इस प्रकार से। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बार देख लेना उसको। क्वेश्चन है आपका 91 नंबर। देखो, कथनों पर विचार करके आपको सही नहीं बताना है। ये क्या बताना है, सही नहीं। मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें सभी राज्यों में विद्यमान है। ये क्या हुआ, सभी राज्यों में विद्यमान? ये तो बात गलत होगी, सभी में नहीं है, ये बात आपकी गलत है, सभी में नहीं है। नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट है उनमें कहां है, बहुत में तो पंचायत नहीं है। मध्यवर्ती स्तर की किसी पंचायत के सदस्य होने हेतु पात्र होने के लिए किसी व्यक्ति को 30 वर्ष की आयु प्राप्त होनी चाहिए। 30 वर्ष, ये कौन सी बात हुई? 30 वर्ष थोड़ा ही नहीं है विद्यार्थी, 21 वर्ष है। 21 वर्ष पंचायत का सदस्य बनने के लिए 21 वर्ष, ये भी बात गलत होगी। किसी राज्य का मुख्यमंत्री मध्यवर्ती स्तरों पर पंचायतों के वित्त दशा के पुनरीक्षण के लिए राज्य द्वारा उद्गृहित करों और शुल्कों के निवल आगमन के मध्यवर्ती स्तर पर राज्यों और पंचायतों के बीच वितरित करने हेतु सिफारिश करने के लिए आयोग का गठन करता है। आयोग का गठन जो कौन करेगा, मुख्यमंत्री थोड़ा ही करेंगे, राज्यपाल करते हैं। ठीक है। और यहां पर क्या बनता है, जो स्टेट फाइनेंस कमीशन बनता है वो इस चीज को फिर देखता है। तो तीनों बातें गलत है, तीनों बातें गलत है, तो डी आंसर हो गया। ये आपकी नॉलेज के ऊपर एकदम बिल्कुल क्लियर कट क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, देखिए ये क्वेश्चन करंट अफेयर का है, बहुत ही आप इसको टफ और डिफिकल्ट क्वेश्चन के अंतर्गत रखोगे। बोले सर क्यों? देखो इसका रीजन है, क्योंकि ये आपका करंट अफेयर का है और इसमें कई चीजें पूछी गई हैं। जैसे बिम्स्टेक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह जनवरी 2025 तक 7 सदस्य देशों के साथ मिलकर बना एक क्षेत्रीय संगठन है। मतलब कि इसके अंतर्गत 7 सदस्य देश है। बिम्स्टेक जो बंगाल की खाड़ी से लगने वाले कंट्री है, इसमें भारत है, नेपाल है, श्रीलंका है। इन सब के अलावा आप देखोगे भूटान भूटान नहीं है, बांग्लादेश है। भूटान भी इसमें बाद में शामिल किया गया था। म्यांमार है और थाईलैंड है इसके अंदर, है ना। ये कंट्रीज हैं जो इसके अंतर्गत आती हैं। तो यहां पर अगर हम बात कर ले 92 में, तो ये बात आपकी एकदम क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। तो 7 सदस्य देश है। यह ढाका घोषणा पत्र 1999 पर हस्ताक्षर के दौरान अस्तित्व में आया था, ढाका में नहीं था ये बात आपकी गलत है। बैंकॉक डिक्लेरेशन आया था, आई थिंक बैंकॉक था, हाँ बैंकॉक डिक्लेरेशन शायद था, उसमें आया था। बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, थाईलैंड और नेपाल बिम्स्टेक के संस्थापक सदस्य नहीं। इसमें जो आपका ये जो नेपाल है ये बाद में जोड़ा गया था, है ना, इसका संस्थापक सदस्य नहीं है, ये बात गलत है। बिम्स्टेक में पर्यटन उप क्षेत्र नेतृत्व भारत कर रहा है, नहीं, ये बात आपकी गलत है। तो इसमें आपका सही पूछा गया था, तो सही इसमें केवल और केवल पहला सही है, बाकी इसमें सब आपके गलत है। इसमें सब आपके गलत है। 92 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। भारत पर्यटन की नहीं कर रहा था बाबू। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखो, गांधी शांति पुरस्कार अब शांति के लिए दिया जाता है, तो कौन इसमें कौन कौन शामिल है, ये आपसे पूछा गया है ना, 93 में बताइएगा।
गांधी शांति पुरस्कार, महात्मा गांधी शांति पुरस्कार या इंदिरा गांधी, बेसिकली ये इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया जाता है। इन्होंने इंदिरा हटा दिया यहां से, पहले इंदिरा गांधी हुआ करता था, अब ये गांधी शांति पुरस्कार है। तो इसमें राष्ट्रपति नहीं होते हैं विद्यार्थी इसका चयन करने के लिए, बाकी का मुख्य प्रधानमंत्री होते हैं, न्यायाधीश होते हैं और लीडर ऑफ ओपोजिशन होता है, विपक्ष का नेता वो होता है। तो राष्ट्रपति को छोड़ दो, बाकी इसमें सब सही है। ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर हो जाएगा। क्लियर? इंडिया नहीं है सर, बिल्कुल एग्जाम भी गलत। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। आप पता नहीं क्या क्या लिखते रहते हो, बहुत टाइम तो मैं देख करके मन मन में खुश हो जाता हूं, फिर हंसता नहीं हूं, नहीं तो कहेंगे सर हंस रहे हैं। नोट प्रेसिडेंट, हाँ बिल्कुल। जीपीएस मतलब कि आप देखोगे गाइडेड जियो ऑर्गमेंट नेविगेशन, जिसको बोलते हैं गगन आवश्यक प्रबंधन प्रदान करने हेतु भू स्थित स्टेशनों की प्रणाली का उपयोग करता है। निम्नलिखित में से कौन सा यह से कथन गगनयान के बारे में आपसे पूछा गया है और सही पूछ रहे हैं। आपसे गगनयान के बारे में पूछा गया है तो कुछ और भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है ना। हाँ चलिए, तो यहां पर कह रहे हैं इसे अतिरिक्त सटीकता और विश्वसनीयता प्रदान करने के लिए अभिकल्पित किया गया। बिल्कुल सही बात है, साइंस एंड टेक में ऐसी बातें तो होंगी भी, हम इस पर तो काम करेंगे। इससे और अधिक एक रूप और उच्च गुणवत्ता वाले वायु यातायात प्रबंधन में प्रयोग किया जा सकेगा। हाँ जी बिल्कुल किया जा सकेगा। इसके लाभ केवल विमानन में ही मिलेंगे, किंतु आप देखोगे परिवहन में नहीं। ये बात गलत है। आप इसके लाभ कई जगह करोगे और हम ये चाहते हैं कि भाई जो स्पेस टेक्नोलॉजी है उसका जो हम लाभ है वो बहुत से ज्यादा हम उठा सके। तो यहां पर जो थर्ड स्टेटमेंट था वो गलत था, पहला दूसरा इसमें सही था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या है आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, 95। ये कह रहे हैं ग्रेट पैलेस जो है ये पेरिस में फरवरी 2025 में आयोजित एआई एक्शन समिट शिखर सम्मेलन था और भारत ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था। ये तो आपने पढ़ा होगा 2025 वाला, और ये चर्चाओं में भी था ठीक से। भारत की सह अध्यक्षता में इस शिखर सम्मेलन में 2023 में संपन्न बिलेचली पार्क शिखर सम्मेलन 2024 में संपन्न सियोल शिखर सम्मेलन में की गई पहलों को आगे विकसित करने का प्रयास था। हाँ जी ये बात आपका सही है, इसमें फ्रांस और इंडिया बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। अन्य देशों के साथ साथ यूएसए और यूके ने भी समावेशी और सतत एआई विषय घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। थोड़ा सा सोचो विद्यार्थी, क्या यूपीएससी अगर आपसे यूके शब्द दे दे और वो सिग्नेचर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्या ऐसी बात करके आपसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा? नहीं ना। तो ये बात आपकी गलत है ना। अमेरिका नहीं, अमेरिका की तो फितरत रही है, अमेरिका जब जिस संगठन से चाहता है बाहर निकल जाता है, जिसमें चाहता है आ जाता है। लेकिन 2-3 संगठनों पर बैठा है, एक तो डब्ल्यूटीओ में और यूएन में और वर्ल्ड बैंक में और आईएमएफ में, इनसे नहीं जाता है। बाकी का डब्ल्यूएचओ से जब चाहे चला जाएगा, यूनेस्को से जब चाहे चला जाएगा, और भी बहुत सारे ऐसे संगठन है जब चाहे चला जाएगा, आ जाएगा, मर्जी है उसकी, है ना। हाँ तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए करेक्ट आंसर आपको देखने के लिए मिलेगा। बेसिकली करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसका लोड नहीं लेना है ना। अगर किसी का गलत भी हो रहा है तो इसका लोड मत लो, आप अपने स्टैटिक पोर्शन पर बेसिकली फोकस करके रखो कि वो गलत नहीं होना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय महिला कृषक वर्ष 2026, अंतरराष्ट्रीय सतत और समुत्थान मतलब कि आप देखोगे रिलीजियस पर्यटन वर्ष 2027, अंतरराष्ट्रीय शांति और विश्वास वर्ष 2025, अंतरराष्ट्रीय जो आप देखोगे शूद्र गृह जागरूकता और ग्रहण रक्षा प्लेनेटरी डिफेंस वर्ष 2029। तो कितने सुमेलित हैं? अब मान लो आपको नहीं पता है, आपको नहीं पता, लेकिन आपको एक टेक्निक पता है कि 4 में सर कहते हैं कि 2 आपके सही होते हैं। सर ने हमें एक बात जरूर सिखाई है कि 4 में 2 सही होते हैं। मान लो आपको नहीं पता है तो देखो यहां पर पहली बात तो ये सारे सही हैं, अगर आपको नहीं पता है तो 4 आप में से 2 चुन सकते हो, रिस्क ले सकते हो। नहीं पता है तब बोल रहा हूं, रिस्क ले सकते हो, बाय द वे सही भी हो सकता है लेकिन गलत होने के चांसेस भी होते हैं, ऐसा नहीं है। तो यहां पर तो सारे के सारे सही हैं। ये अंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष भी, अंतरराष्ट्रीय सशस्त्र उत्थान 2027, अंतरराष्ट्रीय शांति और विश्वास वर्ष 2025, अंतरराष्ट्रीय शूद्र गृह जो जागरूकता और गृही रक्षा प्लेनेटरी जो डिफेंस वर्ष है, ये भी, ये सभी सही है इसमें। तो इसका आंसर तो आपका डी आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो बिम्स्टेक पूछ लिया, ब्रिक्स भी पूछ लिया, अब इस बार G7 और G20 से पूछने का नंबर है। इस बार यूपीएससी क्या है, आप देखोगे इस बार क्या है, आपसे यूपीएससी G20 और G7 पूछने का नंबर लगा रही है। बिम्स्टेक पूछ लिया है, ब्रिक्स पूछ लिया है, इस बार आसियान पूछ सकती है,
G20 पूछ सकती है और G7 पूछ सकती है इस बार यूपीएससी। ठीक है, चलो ब्रिक्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन रूस के कजान में हुआ था, बात एकदम सही है, आप सभी वाकिफ हैं इससे, ये कजान में ही हुआ था सर, बिल्कुल सही बात है। और मोदी जी ने तो वहां की कुछ स्वीट्स और मिठाई भी टेस्ट की थी, और कुछ हमारे यहाँ से भी चीजें गई थी वहां पे, उनको टेस्ट करवाया गया था, है ना। इंडोनेशिया ब्रिक्स का 2025 में आप देखोगे सदस्य भी बना था, बिल्कुल सही बात है ना, बिल्कुल 11वां सदस्य, अब इसमें 11 सदस्य देश है पूरे ब्रिक्स में। ब्रिक्स प्लस क्या है वो भी आपको पढ़ के चलना है ना, और इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ लीजिएगा। ब्रिक्स जो आपका 16वां शिखर सम्मेलन में मुख्य विषय न्यायपूर्ण वैश्विक विकास और सुरक्षा स्थित बहुसंस्कृतिवाद को सशक्त करना है। मैंने आपको एक बात बताई थी कि यूपीएससी की अपनी फितरत है, वो थीम पर आपसे क्वेश्चन गलत बना देता है, और यहां पर जो बहुसांस्कृतिक है ये गलत है, बस थीम इसकी गलत थी, बाकी सब सही थे। तो 3 को आप कट कर देते तो आपका आंसर मिल जाता। क्लियर हुआ कि नहीं? ये थीम यहां पर क्या थी, गलत थी, जो यूपीएससी ने आपसे पूछी थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 सही है और बाकी का तीसरा गलत है। आगे बढ़ते तो थीम अधिकतर ये पाया गया है, थीम क्या होती है यूपीएससी गलत दे देती है। क्वेश्चन है 98 नंबर, चलिए आइए पढ़ते हैं। लोकपाल के बारे में बेसिकली क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, देखते हैं कौन सा इसमें सही है और कौन सा इसमें सही है। लोकपाल अधिनियम, लोकपाल लोकायुक्त 2013 में ये एक्ट आया गया था। इसका उद्देश्य भ्रष्टाचार, करप्शन, जो मंत्री हैं, एमएलए हैं, जो भी हैं, सांसद हैं, उन सबको देखे, ग्रुप A, B, C, D के कर्मचारियों को देखे कि भाई ये भ्रष्टाचारी तो नहीं है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई करना था इसको। लोकपाल की शक्ति भारत के लोक सेवकों पर प्रयुक्त होती है, किंतु भारत से बाहर पद स्थापित भारतीय लोक सेवकों पर नहीं होती, जो राजदूत होते हैं दूसरे देशों में, नहीं, वो भी इसके अंतर्गत आते हैं, सब आते हैं, ये बात गलत है। संसद का कोई सदस्य है, किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में विधानमंडल का कोई सदस्य है, इसका अध्यक्ष या सदस्य नहीं होगा। केवल भारत का मुख्य न्यायमूर्ति, चाहे वे पदाधिकारी हो या फिर सेवानिवृत्त हो, इसका अध्यक्ष होगा। नहीं नहीं नहीं, ये बात एकदम गलत है, ऐसी कदापि बात यहां पर नहीं। इसका अध्यक्ष या सदस्य के रूप में पद ग्रहण करने की तारीख से 45 वर्ष की कम वय आप देखोगे व्यक्ति नहीं होगा, मतलब कि उसकी जो एज है वो एज यहां पर 45 वर्ष ही रखी गई है, ये बात आपकी सही है। लोकपाल भारत के पदासीन प्रधानमंत्री के विरुद्ध भ्रष्टाचार के अभिकथनों की जांच नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है, एकदम कर सकता है, वो एकदम कर सकता है, क्योंकि वो मंत्री परिषद की जांच कर सकता है, तो इनकी क्यों नहीं करेगा? और मंत्री परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? मंत्री परिषद के अध्यक्ष एक ही वर्षन है, वो है प्रधानमंत्री, तो इनको भी लपेट लेता है। तो यहां पर केवल और केवल आपका तीसरा सही था, इसकी 45 वर्ष एज है, और बाकी केस में सब गलत थे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है 99 नंबर। अब ये क्वेश्चन आपका करंट अफेयर का है भाई, इस पे इतना लोड मत लेना, है ना, करंट अफेयर पे इतना लोड मत लो, लेकिन हाँ पूछ सकते हैं, ऐसा कुछ ओलंपिक कुछ ऐसी चीजें रहती है जो पूछ ली जाती है ना। हाँ, प्रथम खो खो विश्व कप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपने जब आप स्कूल में रहे होगे, है ना, जब आपने प्राइमरी एजुकेशन जब प्राप्त करी होगी, तो उस समय आप क्या है, खो जरूर खेलते होगे, लंच में खेलते हैं, कई बार पूरा होता है, कॉलेज स्कूल के अंदर होता है तो वहां पर भी खिलवाते हैं। मैं तो खेला हूं भाई, देखो, है ना, मैं जिस स्कूल में पढ़ता था या जिस भी स्कूलों में पढ़ा हूं, तो मैं 3-4 स्कूलों में पढ़ा हूं, तो वहां पर खूब खिलवाते थे, कई बार कबड्डी खिलवाते थे, कई बार खो खिलवाते थे, है ना, कई बार कई ऐसे गेम थे। तो इसके ऊपर करंट अफेयर का केवल ये क्वेश्चन पूछा गया। खैर, इस विश्व कप का आयोजन आप देखोगे दिल्ली, मतलब कि भारत में किया गया था, बेसिकली दिल्ली में हुआ था। हाँ जी, ये बिल्कुल एकदम सही है, दिल्ली में हुआ था। भारतीय पुरुष फाइनल में नेपाल को 78 से 40 के स्कोर से हराकर पुरुष वर्ग विश्व विजेता बने। नहीं, ये बात गलत है, इसमें ये बात गलत है, ऐसी बात नहीं है। भारतीय महिलाएं फाइनल में नेपाल को 54 से 36 के स्कोर पर हराकर महिला वर्ग की विश्व विजेता बनी, ये भी बात गलत है। तो इसमें केवल और केवल आपका सही है, इसका राइट आंसर ए है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज की क्लास का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है आपका 100। ये कह रहे हैं 2024 में आयोजित 45वें चेस ओलंपियाड के फाइनल में गुकेश दोमाराजू रूस के यान नेपोमनिचाची को हराकर विश्व के सबसे कम आयु के विजेता बने। अमेरिकी शतरंज खिलाड़ी अभिमन्यु मिश्रा के पास विश्व का अभी तक का सबसे कम आयु का ग्रेड मास्टर बनने का रिकॉर्ड है। तो यहां पर देखो, ये बात आपकी गलत है, क्योंकि इसमें क्या है, सबसे कम विजेता नहीं, ये बात गलत है। यहां पर ये हारे थे, गुकेश हारे थे, ये बात सही है।
लेकिन यहाँ पर सेकंड आपका सही हो जाएगा, पहला इसमें गलत है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी है। ऐसे क्वेश्चनों पे इतना लोड नहीं लेना है ना, और इतना फोकस भी नहीं करना है। आप एक दो क्वेश्चन के लिए पढ़ना चले गए सारे के सारे ओलंपिक, तो आप गलत करोगे। आप कोर एरिया को पढ़ें, आप इकोनॉमी पढ़ें, पॉलिटी पढ़ें, ज्योग्राफी पढ़ें, है ना, इनको पढ़ें, हिस्ट्री पढ़ें, आप कहाँ इन सब पे जाओगे। तो विद्यार्थी फाइनली 2025 का जो क्वेश्चन पेपर था, 2025 का जो क्वेश्चन पेपर था जीएस पेपर नंबर 1, उसको हमने कंप्लीटली एनालिसिस कर लिया। अब आपको यहाँ से कई चीजें मिली होंगी। हाँ, अगर आपका कोई डाउट है तो जो बच्चे रिकॉर्ड देख रहे हैं स्टूडेंट्स, तो आपको वो क्या करना है, कमेंट्स में अपना डाउट रख देना। कोई भी क्वेश्चन पे आपको डाउट है आप कमेंट्स में आवश्यक रूप से लिखें। और जो लाइव अभी सेशन में है उपस्थित, तो अगर आपका कोई डाउट है तो आप अपना डाउट पूछ लीजिएगा। फिर हम सेशन को यहीं पर एंड करेंगे। अगर आपका कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। कल जो हम सेशन लेंगे वो 2025 का क्वेश्चन पेपर कराएंगे, 2025 का सीसैट। कल जो हम सेशन लेंगे आपसे, कल लेंगे हम सीसैट 2025 वाला। और देखो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे उसको किया जा सकता था बहुत अच्छे से। ओके, क्वेश्चन अटेम्प्ट, बिल्कुल। देखो क्वेश्चन अटेम्प्ट क्या करना है, पहली बात तो पेपर डिसाइड करता है आपको कैसा पेपर है ना, उसको देख के पता चलता है आपके बैकग्राउंड के क्वेश्चन पूछे गए कि नहीं पूछे गए। पहली बात तो वो ध्यान में रखेंगे। दूसरी बात, अगर आप चाह रहे हैं कि क्वेश्चन बिल्कुल बता दीजिए, तो आपको क्वेश्चन क्या करने चाहिए, 80 से 90 के बीच में करने चाहिए। मुझे लगता है 90 से ऊपर आपको नहीं जाना चाहिए, है ना। 90 आपका लास्ट होना चाहिए, मैक्सिमम 90 और मिनिमम आपके 80। 80 से अगर आप कम क्वेश्चन पिक कर रहे हैं, या तो आपकी एक्यूरेसी बहुत हाई लेवल की हो, 90 की हो, तब आपका सही रहेगा। और यदि आप 80 से कम जा रहे हैं तो फिर आप फेल माने जाओगे। अगर आप सोच रहे हैं मैं 70 क्वेश्चन करके पास हो जाऊंगा, तो थोड़ा सा आप कहीं ना कहीं 30 क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, बहुत बड़ा एरिया है ना, तो वो बहुत घाटे का सौदा होगा। तो आप 80 से 90 के बीच में क्वेश्चन क्या करेंगे, पिक करेंगे। जो भी विद्यार्थी 2026 दे रहे हैं, तो क्या करेंगे, आपको 80 से 90 के बीच में आप क्वेश्चन पिक कर सकते हैं। क्लियर हुआ। और जो हार्ड क्वेश्चन है उसके साथ साथ सीसैट थोड़ा समझ। सीसैट की कल सेशन लेंगे हम। कल जो 2025 का क्वेश्चन पेपर कराएंगे सोल्व, आपको बताएंगे कि देखो मैंने सीसैट का क्वेश्चन पेपर जब सोल्व किया तो मैंने उसमें पाया विद्यार्थी कि उसमें आप 20 क्वेश्चन, जो 20 नहीं सॉरी, आप 25 से 30 क्वेश्चन कर सकते हो। आपको थोड़ा भी मैथ आता है। पहली बात तो यूपीएससी मैथ नहीं पूछता, आपसे क्या पूछ रहा है, वहां पर प्रॉब्लम सोल्व करवा रहा है कि कितने तरीके से बना सकते हो, बिना फार्मूले की चीजें बनती हैं, है ना, वो करवा रहा है आपसे। तो देखो लगभग आपके 50 प्लस क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग और मैथ के, तो आप 25 क्वेश्चन आसाम से कर सकते हो, बहुत आराम से। मालूम है क्या करना पड़ेगा, सीसैट में आपको पिक करना है क्वेश्चन, आपको कौन सा पिक करना है, ये हमें आ गया कि कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है और कौन सा क्वेश्चन कर रहा है, आपका सीसैट क्वालिफाई हो जाए। मैं लिख के दे रहा हूं आपको, एकदम लिख के दे रहा हूं आपको। अगर ये समझ में आ गया मुझे ये क्वेश्चन छोड़ना है और ये क्वेश्चन पिक करना है, मालूम ना, इससे आपका टाइम बचता है, आपके गलत होने के चांसेस कम रहते हैं, आप उसी क्वेश्चन को करते हैं जिसको आप कर सकते हैं, है ना। और आपको पता है कॉम्प्रिहेंशन इतनी हार्ड नहीं आ रही है, अच्छी कॉम्प्रिहेंशन पूछता है अब यूपीएससी। और मुझे जहां तक लगता है ना, यूपीएससी को सीसैट का अपना लेवल ये रखना चाहिए, जो अभी लेवल है सीसैट का यही रखना चाहिए। अन्य कम करेंगे तो बहुत भीड़ हो जाएगी और कट ऑफ बहुत ऊपर चली जाएगी, तो इसलिए ये लेवल रखना चाहिए। और इसमें आराम से 25 से 30 क्वेश्चन आप कर सकते हो। मेरे पे विश्वास देता मैं आपको इसका प्रूफ दिखाऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन को कर सकते हैं और कैसे इनका आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर। और बाकी क्या, आप कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन देखो आपसे क्या पूछता है, लगभग 27 से 28 क्वेश्चन पूछता है। मान लीजिए आपने 25 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग में से कर लिए और उसके अलावा 28 में से ये इधर से कर ली, तो लगभग आप कितने क्वेश्चन करके 8 5 13 3 और ये हो जाएगा आपका 4 53। तो मतलब, और हम आपसे कहते ही क्या है, हम आपसे कहते हैं कि आप 55 प्लस क्वेश्चन कर लो सीसैट में, 55 प्लस क्वेश्चन कर लो आराम से, आपके पास टाइम भी रहेगा, 55 प्लस क्वेश्चन भी कर लोगे और एक्यूरेसी भी सही रहेगी, तो आपका जो सीसैट है वो क्वालिफाई हो जाएगा। आप सोचेंगे मैं 80 में से 70 कर लूं, 60 कर लूं, तो बाबू आप अपने साथ धोखा कर रहे हैं। कोई इतने आपसे नहीं मांग रहा है, वो कह रहा है काट पीट के 27 दे दो मुझे, मैं आपको फाइल आप देखोगे क्वालिफाई मान लूंगा, वो ये कह रहा है। और ये अपेक्षाएं रहती है कि आप जब 55 और 60 के बीच में क्वेश्चन करते हैं, 55 प्लस क्वेश्चन करते हैं, तो आप पास होने वाली जो है ना एक एरिया, उसमें आप चले जाते हैं। ये अपेक्षाएं होती हैं अगर आप सीरियस विद्यार्थी हैं।
बाकी का डिपेंड करता है पेपर पर, कैसा पेपर आता है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन पिक करना है, कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अन्यथा सभी विद्यार्थी पास हो जाए, मालूम है यही चीजें होती हैं। चलिए तो बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, है ना। ओके, तो फिर मिलते हैं आपसे कल किसी और सेशन पे, किसी और क्लासेस में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ में शेयर करना मत भूलना। बेस्ट ऑफ लक, बाय।